ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। प्रेम वापस खाना बनाने चला गया था। उसे गौरव के बदले की कोई चिंता नहीं थी। प्रेम सोचने लगा, ये चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक मेंबर ही तो है, ये आखिर कर क्या सकता है। अगर ये देवी मंदिर का कोई ऑफिसर भी होता तो भी मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने इन लोगों का पेट भरा है, क्या मुझे इसके बदले ये मिलेगा? सबसे बड़ी बात कि मेरे पास दो बड़े बड़े मैजिशियंस हैं, एक तो वसीम और दूसरा अमित। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन्हें लड़ाई में हरा सकता है। प्रेम यामिनी के लिए आगे आया था। उसने आज एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था। प्रेम बहुत ताकतवर तो नहीं था, लेकिन आज उसने यह साबित कर दिया था कि किसी को भी इस रेस्टोरेंट में अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रिया इस रेस्टोरेंट की लिमिट थे। प्रेम उन लोगों को हरा नहीं सकता था, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए बैन कर सकता था। किसी को भी अगर यहां का फूड पसंद आ गया हो तो उसके लिए इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं हो सकती थी। चैंबर ऑफ कॉमर्स काफी भेदभाव करता था। प्रेम ने आज उसके एक एम्प्लॉय को बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया था। अभी प्रेम की बातों से ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे, लेकिन जल्दी उसकी बातों का असर सभी पर पड़ सकता था। प्रेम ने ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे जो आए थे और चले गए थे। इनमें खासकर टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशंस वाले थे, जबकि टेक्नोलॉजी में अगर कुछ नया आता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ककाओ गांव का राजा कोई खास इंसान नहीं था, इसलिए प्रेम को उसकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं थी। प्रेम यहां भी नई क्रांति लाना चाहता था। प्रेम अपनी साइकिल की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में 4 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन मैं कैसे भी करके ग्रेजुएट हो गया। इस दुनिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी कीमती है। नई नई मशीनों से ही यह दुनिया बदल सकती है। सचमुच मेरे निशान गायब हो रहे हैं। मुझे तो इस डिश से प्यार हो गया है। बाय बाय भद्दे निशान। मेरे माथे के निशान भी गायब हो गए मम्मी। बहुत से लोग आपस में बातें कर रहे थे। रसमलाई का जादू उन सब पर चल चुका था। यूसुफ ने अपने सीने की तरफ देखा, उसके भी कुछ निशान गायब हो गए थे। फिर वो अपने सामने रखी रसमलाई की तरफ देखने लगा और हेसिटेट होकर सोचने लगा, उम्मीद है कि ये मुझ पर काम नहीं करेगी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी चम्मच वापस उठाई और रसमलाई खाने लगा। रसमलाई की खुशबू इतनी अच्छी थी कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर उसके निशान गायब हो भी जाएंगे तो वो अपने सीने पर निशान खुद बना लेगा। उसने जल्दी जल्दी रसमलाई खानी शुरू कर दी और फिर उसने अपने निशान देखे। 20 साल पुराने वाले 2 निशान गायब हो चुके थे। अगर ऐसे ही उसके निशान गायब होते रहे तो उसके पास शो ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यूसुफ सोचता था कि वो कम से कम 80 साल की उम्र तक ये निशान दिखाकर शो ऑफ कर सकता था। लवली ने अपना बिल पे कर दिया। चलो चलें? उसने गरिमा से कहा। गरिमा ने सिर हिलाया। ठीक है। वो धीरे से अपने पैरों पर खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसने मुड़कर किचन की तरफ देखा। आदमी जब भी मन लगाकर काम करते हैं तो वो काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। गरिमा, लवली ने दरवाजा खोलते हुए कहा। उसने भी किचन की तरफ देखा और स्माइल करने लगी। प्रेम वाकई अट्रैक्टिव था। प्रेम काफी टैलेंटेड और गुड लुकिंग था। साथ ही साथ वो काफी केयरिंग भी था। कोई भी लड़की उससे शादी करना चाहती, लेकिन प्रेम ऑलरेडी शादीशुदा था। गरिमा शर्माने लगी। चलो चलें? उसने बाहर निकलते हुए कहा। बाहर उनकी घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई थी। अपना मास्क निकालो और मुझे देखने दो, लवली ने एक्साइटेड होकर कहा। गरिमा थोड़ी देर हेजिटेट हुई और फिर उसने कहा, ठीक है, और उसने अपना मास्क निकाल दिया। लवली की आंखें खुली की खुली रह गईं। गरिमा काफी सुंदर थे। गरिमा के लंबे बाल, लंबी पलकें और बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसका मुंह थोड़ा छोटा था, लेकिन उसकी स्किन काफी स्मूथ और सॉफ्ट थे। गरिमा काफी स्लिम थे, लेकिन फिर भी उसका फिजिक काफी अच्छा था। गरिमा के चेहरे के निशान हटा दें तो उसके चेहरे की हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। गरिमा के चेहरे के निशान ने उसका पूरा चेहरा बिगाड़ कर रख दिया था। ये काम कर गया, तुम्हारे निशान थोड़े हल्के हो गए हैं, लवली ने खुशी से कहा और गरिमा का हाथ पकड़ लिया। सचमुच? गरिमा ने अपना चेहरा छुआ। वो काफी एक्साइटेड हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक डिश से इतना कुछ काम बन सकता था। अरे हां, मैंने कब तुमसे झूठ बोला है? तुम खुद घर जाकर आईने में देख लेना। लवली ने अपनी स्लीव्स ऊपर की और अपने निशान दिखाते हुए कहा। देखो, मेरे निशान भी अब काफी कम हो गए हैं, है ना? गरिमा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने खुशी से तेज आवाज में कहा, हां।
लवली के निशान वाकई कम हो गए थे और इसी ट्रिक से सिर्फ कुछ ही दिन में वो बिल्कुल गायब हो सकते थे। लवली ने गरिमा का माथा छुआ और स्माइल करने लगी। मेरा विश्वास करो, तुम्हारे निशान भी बस कुछ ही दिन में गायब हो जाएंगे। फिर तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकती हो, सभी तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएंगे। यह सुनते ही गरिमा सोचने लगी, क्या प्रेम भी मेरे प्यार में पागल हो जाएगा? प्रेम ने अब रेस्टोरेंट का साइन क्लोज की तरफ घुमा दिया क्योंकि लंच आवर्स खत्म हो गए थे। वो रिया को गुदगुदी करता देख रहा था। रिया अगली डकलिंग को गुदगुदी कर रही थी। पापा, मैं स्कूल वापस कब जाऊंगी? रिया ने पूछा। उसे अपने पापा थोड़े अलग दिख रहे थे। 2 बजे के आसपास, प्रेम ने स्माइल करके बोला। उसने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। रिया ने अपना सिर प्रेम के हाथ पर बिल्ली के जैसे रगड़ते हुए कहा, ठीक है पापा। यामिनी टेबल साफ कर रही थी। मुझे लगता है कि रिया को स्कूल छोड़ने में जा सकती हूं, यामिनी ने प्रेम को देखकर कहा। अच्छा, प्रेम ने रिप्लाई किया और वो सोचने लगा, अगर ये ऐसा करती है तो मेरी काफी मदद हो जाएगी। लेकिन मिनी दीदी, क्या आपसे साइकिल चलानी आती है? रिया ने पूछा। यामिनी ने साइकिल की तरफ देखा। उसके हिसाब से प्रेम जैसा जीनियस ही ऐसी गाड़ी चला सकता था। यामिनी ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे नहीं आती। अगर हम पैदल चलकर जाते हैं तो मुझे स्कूल तक पहुंचने में काफी टाइम लग सकता है। फिर मुझे सोने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। रिया ने आईब्रो ऊपर करके कहा, मैं सीख लूंगी, मैं इसे चलाना सीख लूंगी। यामिनी ने प्रेम की तरफ मुड़कर कहा, क्या आप मुझे साइकिल चलाना सिखाएंगे बॉस? पापा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप मिनी दीदी को साइकिल चलाना क्यों नहीं सिखा सकते? फिर वो मुझे स्कूल तक ले जाएंगी। रिया ने ताली बजाते हुए कहा। यह बात साफ थी कि यामिनी प्रेम का वर्कलोड शेयर करना चाहती थी, लेकिन प्रेम के काम आसान नहीं होते थे, इसलिए अब मिनी को साइकिल चलाना सीखना था। हाँ, मैं सिखा सकता हूं और तुम उसमें बहुत बार गिरोगी। मुझे दर्द से कोई दिक्कत नहीं है, यामिनी ने कहा। प्लीज पापा, मिनी दीदी को सिखा दीजिए ना, रिया ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा। प्रेम ने हार मान ली। उसने रिया का सिर स्माइल करके छुआ। ठीक है, मैं उसे सिखा दूंगा। फिर वो थोड़ी देर रुका और बोला, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने के बाद जॉब एजेंसी की तरफ जाऊंगा। हमें एक और वेट्रेस की जरूरत है। वाह, मुझे एक और बड़ी दीदी मिलेगी, रिया खुशी से कहने लगी। बॉस, मैं, यामिनी ने सर नीचे करके कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्रेम की कोई मदद नहीं की हो। मुझे तुमसे अच्छी वेट्रेस नहीं मिल सकती मिनी, खुद को ब्लेम करना बंद करो। तुम काफी अच्छे से काम कर रही हो, लेकिन यहां पर वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ गया है। तुम्हें तो अब स्माइल करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, और तुम्हें तो पता है ना कि लोगों को तुम्हें स्माइल करते देखना काफी पसंद है, और मुझे भी। प्रेम की बात सुनकर यामिनी ने सिर हिलाया। थैंक यू बॉस। क्या हमारी नई वेट्रेस भी मिनी दीदी जितनी प्रिटी होगी? रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। हाँ, और वो मिनी दीदी जैसे ही हार्ड वर्किंग भी होगी, प्रेम ने स्माइल करके कहा। अगली डकलिंग रिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। अब उसे अपनी कीमत इस घर में कम होती दिख रही थी। रिया काउंटर के पास ही सो गई। थोड़ी देर के बाद जब स्कूल का टाइम हुआ, प्रेम ने उसे उठाया और अपनी साइकिल बाहर निकाल दी। रिया सीट पर बैठ गई और अगली डकलिंग को देखने लगी। अगली डकलिंग दरवाजे के पास बैठी थी। जाओ अगली डकलिंग। अगली डकलिंग ने साइकिल की तरफ देखा और ना में सिर हिलाया। उसे घर पर ही रहने दो बेटा, साइकिल पर बैठना उसे पसंद नहीं है। प्रेम ने साइकिल उठाई और कहा, अच्छे से पकड़ना, ठीक है? रिया ने खुश होकर चिल्लाया, ठीक है पापा। प्रेम ने स्माइल किया और जोर से पैडल मारने लगा। साइकिल बहुत तेज चलने लगी। प्रेम काफी स्ट्रांग हो गया था, इसलिए वो साइकिल काफी तेज चला सकता था। क्या यह जादू है? शायद ये 2 पहियों वाली चीज बहुत अच्छी लग रही है। बहुत से लोगों की आंखें साइकिल पर टिकी रह गईं। हम तो घोड़ा गाड़ी से भी आगे निकल गए। 2 घोड़ा गाड़ियों से और फिर 3। हम 3 घोड़ा गाड़ियों से आगे निकल गए। हम उड़ रहे हैं पापा। रिया खुश होकर अपने हाथ हिलाने लगी। अब उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो बहुत एक्साइटेड थी। वो तो प्रेम से और तेज चलाने को भी कह रही थी। कुछ ही देर बाद वो लोग स्कूल के दरवाजे पर रुके। रिया साइकिल से जल्दी उतर गई। मैं खुद क्लासरूम ढूंढ लूंगी पापा, रिया ने कहा। प्रेम सिर हिलाकर सोचने लगा, इस स्कूल को रिया मुझसे ज्यादा जानती है। स्कूल में अच्छी बच्ची बनकर रहना, ठीक है? प्रेम ने कहा। ठीक है पापा, मैं रहूंगी,
रिया ने हाथ हिलाते हुए गुड बाय कहा। फिर वो स्कूल के अंदर चली गई। गुड आफ्टरनून बूढ़े दादा, गुड आफ्टरनून बूढ़े दानव, उसने गेट के दोनों गार्ड से कहा। जवाब में उन दोनों ने कहा गुड आफ्टरनून। प्रेम को थोड़ा एम्बैरस फील हो रहा था। रिया को लोगों के निकनेम रखना बहुत पसंद था और वो सभी के नाम काफी सही रखते थे। दोनों गार्ड्स वाकई में काफी बूढ़े हो गए थे, इसलिए उसने ऐसे ही नाम से उन्हें बुलाया था। दोनों गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे थे। प्रेम ने बस स्माइल करके सिर हिलाया और वहां से चला गया। दरवाजे पर खड़े दोनों गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। इतने सालों में इन गार्ड्स को किसी भी स्टूडेंट ने ऐसे निकनेम से नहीं बुलाया था। रिया को स्कूल छोड़कर प्रेम सीधा अपने रेस्टोरेंट वापस नहीं गया। महेंद्र प्रताप की लाइफ काफी अजीब थी, लेकिन वो इस गांव को बहुत अच्छे से जानता था। ककाओ गांव में टोटल 8 गेट थे। 4 गेट मेन रोड से जुड़ते थे और बाकी 4 दूसरी जगहों पर। प्रेम का रेस्टोरेंट जिस चौराहे पर था वो ककाओ गांव के साउथ में था। ककाओ स्कूल ईस्ट में था। स्कूल के चारों तरफ ही टीचर्स और बाकी इंटेलेक्चुअल्स रहते थे। ककाओ गांव के वेस्ट में एक फेमस जेल थी। ये काफी खतरनाक जेल थी और यहां सभी स्पीशीज के क्रिमिनल्स को रखे जाते थे। यह जेल भी इस गांव जितनी ही पुरानी थी। जब ट्रीटी साइन की गई तो हजारों साल से चली आ रही लड़ाई खत्म हो गई। जिन लोगों ने लड़ाई के नाम पर बेगुनाह मासूमों को मारा था, उन सभी को इसी जेल में डाल दिया गया था। इस जेल को सभी स्पीशीज के लोग फंडिंग देते थे। इस जेल की बिल्डिंग को पूरे राज्य के सबसे बेस्ट बिल्डर्स ने बनाया था। इस बिल्डिंग का ज्यादातर भाग जमीन के नीचे था। यहाँ के वार्डन और गार्ड्स भी काफी पावरफुल थे। वो अकेले ही 10-10 राक्षस को संभाल सकते थे। प्रेम का रेस्टोरेंट जिस चौराहे पर था वो जेल के बिल्कुल पास ही था। और तो और प्रेम का रेस्टोरेंट जेल की मोटी दीवार के बस 10 मीटर की दूरी पर था, इसलिए चौराहे के इस एंड पर कोई भी दरवाजा नहीं था। इतने सालों बाद भी कुछ क्रिमिनल्स ने इस जेल को तोड़ने की कोशिश बंद नहीं की थी। हालांकि अभी तक कोई भी जेल तोड़ने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इस कारण से यह जेल और भी फेमस हो गई थी। प्रेम चौराहे के नॉर्थ ब्लॉक की तरफ जा रहा था। यह ककाओ गांव के बिल्कुल बीचों बीच था और यह इस गांव का सबसे सेफ प्लेस था। इसके वेस्ट में देवी मंदिर और इसके ईस्ट में ककाओ गांव का महल था और इसके नॉर्थ में सेना और अमीर लोग रहते थे। प्रेम ने काफी दूर पर एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी साइकिल झाड़ी के पीछे छुपा दी और सिस्टम से कहा, सिस्टम, मुझे भेष बदलने के लिए कुछ चाहिए। प्रेम, मैं सिस्टम अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि प्रेम ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वो भी कैश। प्रेम ने तुरंत अपना पर्स बाहर निकाल लिया। अच्छा, ऐसी बात है, मेरे पास भेष बदलने के लिए कुछ कपड़े हैं। इसके लिए तुम्हें 2 सोने के सिक्के देने होंगे। भेष बदलने के कपड़े और भेष बदलने के हल्के फुल्के मेकअप के लिए 4 सोने के सिक्के। भेष बदलने के कपड़े और भारी मेकअप के लिए 6 सोने के सिक्के। औरतों के कपड़े के लिए 10 सोने के सिक्के। मैं तो तुमसे कहूंगा कि तुम औरतों के कपड़े ही खरीद लो। मेरे पास हजारों औरतों के कपड़े हैं, जिनमें से तुम कुछ भी चुन सकते हो। मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगा और तुम्हें कुछ नकली बाल और ज्वेलरी भी दे दूंगा। अगर तुम मुझे कुछ पैसे और दो तो मैं तुम्हारी आवाज भी बदल दूंगा। तुम चाहो तो ऐसी 10 आवाजें खरीद सकते हो। औरतों के कपड़े? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? प्रेम ने कहा। अगर तुम औरतों के कपड़े पहनकर भेष बदलोगे तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। एक बार इस बारे में सोचो। आखिर कौन सोच सकता है कि एक औरत आदमी हो सकती है? सिस्टम ने कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर मुझे 5% स्ट्रेंथ या 50,000 सोने के सिक्के दे दो तो मैं तुम्हारे औरतों के कपड़े पहन लूंगा। जब सिस्टम ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो प्रेम ने पूछा, ये हेवी मेकअप क्या है? तुम इसमें उम्र, पेशा और जेंडर चुन सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि तुम बिल्कुल वैसे ही दिखो जैसा तुम चाहो। और ये लाइट मेकअप क्या है? इसमें चेहरे के बाल, चश्मा और थोड़ी बहुत चीजें आती हैं। प्रेम ने सिर हिलाया। ये तो वाकई बहुत हल्का है। मैं भेष बदलने के कपड़े और भारी मेकअप चूज करता हूं। मुझे एक पढ़ाकू जैसा दिखना है, जो इंसान हो, आदमी हो और उसकी उम्र करीब 60 साल हो। ठीक है, कपड़े 3 मिनट में रेडी हो जाएंगे। प्रेम भेष बदलने में सारे पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। उसे थोड़ा संभल कर रहना था। प्रेम वहां तक साइकिल चलाकर नहीं जा सकता था क्योंकि सभी का ध्यान उसी की तरफ हो जाता। सिस्टम, क्या तुम मेरी साइकिल कहीं छुपा दोगे?
मैं नहीं चाहता कि यह चोरी हो जाए, प्रेम ने कहा। 1 घंटे के 20 कॉपर के सिक्के, फिर हर मिनट का 1 कॉपर का सिक्का। तुम पैसे कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो ना, प्रेम ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूं यार। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, सिस्टम ने कहा। चलो ठीक है भाई, तुम जीते। मेरे भेष बदलने के बाद मेरी साइकिल छुपा देना, प्रेम ने कहा। तभी एक अजीब सा आइडिया प्रेम के दिमाग में आया। अगर मैं अपने रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग का पैसा लेने लगूं तो? ककाओ गांव के ऑफिसर चौराहे का एरिया भी संभालते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें ये अलाउ करेंगे। फिर वो शायद पूरे चौराहे पर पार्किंग का पैसा लेने लगेंगे, सिस्टम ने जवाब दिया। सिस्टम, तुम्हारी बात तो यार सही है, प्रेम ने कहा। अगर इस गांव के लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो पार्किंग का पैसा लेना काफी अच्छा आइडिया था। तुम्हारे कपड़े रेडी हो गए, क्या तुम अभी उन्हें लेना चाहते हो? सिस्टम ने पूछा। प्रेम ने चारों तरफ देखा और सिर हां में हिला दिया। ग्रे और ब्लैक कलर की ड्रेस, ब्लैक कलर के जूते और ग्रे कलर की टोपी प्रेम के सामने दिखने लगे। प्रेम ने ये ओल्ड फैशन ड्रेस और ये जूते पहन लिए और सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस लेते हुए उसने टोपी भी पहन ली। अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारा मेकअप कर देता हूं, इसमें 30 सेकंड लगेंगे, सिस्टम ने कहा। प्रेम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने चेहरे पर और हाथों पर ब्रश फील हुए। थोड़ी देर बाद ब्रश गायब हो गए। सिस्टम ने कह दिया कि मेकअप खत्म हो गया। प्रेम ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथों में झुर्रियां पड़ गई थीं, जैसे एक बूढ़े आदमी के हाथों पर होती हैं। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं देख सकता, प्रेम ने अपनी दाढ़ी छूकर कहा। मैं तुम्हें मिरर उधार दे सकता हूं, इसका बस 1 कॉपर का सिक्का देना पड़ेगा, सिस्टम ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, प्रेम ने जवाब दिया और कुएं की तरफ जाने लगा। मेरी साइकिल छुपा दो प्लीज, तुम कितने कंजूस हो, सिस्टम ने कहा और साइकिल छुपा दी। और तुम कितने लालची हो, प्रेम ने भी जवाब दिया। सिस्टम चुप हो गया। प्रेम कुएं के पास गया और नीचे की तरफ देखा। प्रेम की किस्मत अच्छी थी कि पानी ज्यादा नीचे नहीं था। उसे अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पानी में उसका चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा था। वो करीब 60 साल की उम्र का लग रहा था। वो एक बूढ़े टीचर जैसा लग रहा था जिसके हाथों में कोई भी किताबें नहीं थी। प्रेम को यकीन नहीं हुआ कि क्या ये वही है। प्रेम इतना बदल गया था कि रिया भी उसे नहीं पहचान पाती। तभी प्रेम को इस बात पर पूरा यकीन हो गया कि सिस्टम वाकई उसे एक लड़की बना देता। प्रेम को सिस्टम का काम अच्छा लगा था। उसने जितने पैसे लिए थे उतना काम भी करके दिया था। प्रेम ने समय बर्बाद नहीं किया और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। 20 मिनट के बाद प्रेम एक डिटेक्टिव एजेंसी के बाहर खड़ा हुआ था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद प्रेम एक नौजवान लड़के के साथ बाहर आया। उस लड़के ने ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई थी और वो स्माइल कर रहा था। देख कर चलना, उस नौजवान लड़के ने कहा। मुझे आप जैसे लोग बहुत पसंद हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपकी किताब के लिए काफी काम आएंगी। मेरे पास बाकी स्पीशीज के भी काफी फाइल्स हैं। वो काफी नई और भरोसेमंद हैं। प्रेम ने सिर हिलाया। थैंक यू। प्रेम अपने हाथ में एक बैग लेकर चला गया। बूढ़े आदमी कितने भोले होते हैं, नौजवान लड़के ने प्रेम को जाते हुए देखकर कहा और अपने हाथ में 2 प्लैटिनम के सिक्के उछालने लगा। प्रेम जल्दी जल्दी चलने लगा। वो थोड़ा हाफ रहा था। उसने बैग की तरफ देखा और स्माइल करने लगा। पिछले 5 सालों में बौनों के बीच जो भी घटनाएं हुई थीं, प्रेम ने उसकी फाइल ले ली थी। इसमें कुछ भी बात सीक्रेट डेटा नहीं था, लेकिन प्रेम फिर भी इससे काफी खुश था। यह डिटेक्टिव एजेंसी ककाओ गांव में सबसे बड़ी एजेंसी थी। प्रेम ने व्योमकेश डिटेक्टिव एजेंसी की जगह इस डिटेक्टिव एजेंसी को इसलिए चुना था क्योंकि भेष बदलने के बाद भी प्रेम ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। प्रेम वापस झाड़ियों के पीछे गया। उसे सिस्टम ने उसकी साइकिल वापस कर दी। फिर उसने अपने नॉर्मल कपड़े पहने और सिस्टम से मेकअप हटाने के लिए कह दिया। वो सिस्टम की मेकअप स्किल्स को देखकर काफी चौंक गया था। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास मेकअप के लिए कोई भी एक्सपीरियंस बैग है? प्रेम ने पूछा। तो तुम्हारा औरत बनने का मन हो ही गया, सिस्टम ने कहा। प्रेम ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और बैग बास्केट में रख दिया और फिर चौराहे की तरफ जाने लगा। तुम्हारे 20 कॉपर के सिक्कों के लिए शुक्रिया, सिस्टम ने कहा। लेकिन अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, प्रेम ने कहा।
हाँ पता है। सिस्टम ने शांत होकर जवाब दिया। प्रेम एक जॉब फाइंडिंग सर्विस के सामने रुका। उसके सामने पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। यह देखकर प्रेम थोड़ी देर को हेजिटेट हुआ। उसने अपनी साइकिल में ताला लगाया और दरवाजे की तरफ चला गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे यामिनी मिल चुके थे, लेकिन ऐसे किस्मत का तारा रोज रोज नहीं चमकता, इसलिए आज वो अपनी किस्मत यहां आजमाने आया था। क्या ये मारिया रेस्टो का ओनर है? श्रुति ने प्रेम को देखकर सोचा। लंच करने के बाद श्रुति घूमने के लिए निकली थी और थोड़ी देर बाद ही प्रेम उसे चौराहे पर मिल गया। जॉब फाइंडिंग सर्विसेज, क्या ये यहां कोई नई वेट्रेस ढूंढने आया है? पर इसके पास तो ऑलरेडी एक वेट्रेस है। श्रुति एक्साइटेड होकर सोचने लगी, मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हूं? क्या मैं वाकई इसके रेस्टोरेंट में काम करना चाहती हूं? नहीं नहीं, मैं तो राजकुमारी हर्षिता के जैसे पूरे राज्य में घूमना चाहती हूं। मैं बिल्कुल उसकी तरह नहीं बनना चाहती हूं। श्रुति मारिया रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ी और फिर सोचने लगी, लेकिन यहां का फूड काफी अच्छा है। श्रुति अपनी ही बातों में फंस चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आधे घंटे बाद प्रेम ऋषभ के साथ बाहर आया। मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेट्रेस ढूंढता रहूंगा, ऋषभ ने अजीब सी स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि आज प्रेम ने उसका फिर से समय बर्बाद कर दिया था। थैंक यू, प्रेम ने कहा। यामिनी जैसी अच्छी वेट्रेस होने से सभी खाना खाने वालों का मूड अच्छा हो जाता था, लेकिन अगर वेट्रेस खराब हो तो बिजनेस भी खराब ही चलता था। और प्रेम को यहां पर केवल खराब वेट्रेस ही मिली थी। बड़ा अजीब ही क्लाइंट है, ऋषभ ने प्रेम को जाते हुए देखकर कहा। प्रेम साइकिल के पैडल को तेजी से मारने लगा। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो रेस्टोरेंट के सामने रुककर साइकिल से उतरा और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे थोड़ी ही दूरी पर श्रुति खड़ी हुई मिली। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? प्रेम ने पूछा। श्रुति भले ही प्रेम की एक कस्टमर थी, लेकिन वो एक बॉनी थे और उसे याद था कि बॉनो ने महेंद्र प्रताप के साथ क्या किया था। श्रुति थोड़ा नर्वस दिख रही थी। उसे प्रेम को देखकर झटका सा लगा था, इसलिए वो अपने हाथ मल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी नजरें उठाई और बोली, क्या तुम एक वेट्रेस ढूंढ रहे हो? क्या मैं यहां काम कर सकती हूं? प्रेम ने आईब्रो उठाकर पूछा और श्रुति को देखकर सोचने लगा, अगर इसके कपड़े को देखा जाए तो ये काफी अमीर लड़की लगती है। क्या इस जैसी कोई लड़की मेरे लिए वेट्रेस का काम करेगी? ये तो लाइफ एनर्जी वाले पानी के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, या शायद उस दिन की घटना के लिए। प्रेम जैसी नजरों से श्रुति को देख रहा था, उससे श्रुति और भी नर्वस हो गई। श्रुति कुछ प्लेटिनम के सिक्के लेकर अपना घर छोड़कर आ गई थी। उसे खाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने तुम्हें जॉब फाइंडिंग सर्विसेज की तरफ जाते हुए देखा था। तुम्हारा रेस्टोरेंट काफी बिजी रहने लगा है, तो मुझे लगा कि तुम वहां वेट्रेस को ढूंढने ही गए होगे। श्रुति ने जल्दी से जवाब दिया, और मैं वहीं से तुम्हारा पीछा कर रही थी। यह सुनकर प्रेम ने राहत की सांस ली। अच्छा, ऐसी बात है। उसने श्रुति को ऊपर से नीचे तक देखा। श्रुति काफी सुंदर थी। उसकी आंखें नीली थीं, वो गोरी थी और उसके कान लंबे थे। उसके बाल भूरे रंग के थे और उसने एक चोटी बांधी हुई थी। श्रुति इस वक्त एक लंबी सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। श्रुति वेट्रेस बनने के लिए एकदम परफेक्ट थी। हालांकि प्रेम एक ऐसी वेट्रेस ढूंढ रहा था जो ज्यादा वर्कलोड संभाल सके। अगर उसे बस एक सुंदर वेट्रेस चाहिए होती तो वो जॉब फाइंडिंग सर्विसेज में ही मिल गई होती। तुम मुझे बस एक बोल रसमलाई देकर भी पेमेंट कर सकते हो, श्रुति ने कहा। प्रेम ने आईब्रो ऊपर कर ली और सोचने लगा, एक बोल रसमलाई? ये बस इतना ही चाहती है? उसने श्रुति की आंखों में देखा और उसे तभी समझ में आ गया कि वो उसके रेस्टोरेंट में क्यों काम करना चाहती है। देखो, मुझे वाकई एक वेट्रेस की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात पर हायर नहीं कर सकता कि तुम्हें पेमेंट के तौर पर बस एक बोल रसमलाई चाहिए। अगर मैं तुम्हें हायर करूंगा तो मैं रसमलाई तुम्हें नहीं दूंगा। प्रेम ने दरवाजा खोलते हुए कहा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अंदर आ जाओ। थैंक यू। श्रुति की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया क्योंकि प्रेम ने उसके लिए दरवाजा खोलकर नहीं रखा था। थोड़ी देर को श्रुति फ्रीज हो गई। किसी ने भी इसके पहले उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। लेकिन श्रुति जल्दी ही इस बात से बाहर भी आ गई। उसने सोचा कि प्रेम ने जब दो बड़े बड़े मैजिशियंस को मना कर दिया तो शायद प्रेम थोड़ा अलग है। प्रेम श्रुति को एक नॉर्मल जॉब सीकर के जैसे ही देख रहा था।
क्या मैं ये उठाने में आपकी मदद करूं बॉस? यामिनी ने पोछा एक तरफ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम अपना काम करती रहो। अब ये साइकिल प्रेम के लिए काफी हल्की हो चुकी थी। अच्छा सुनो, आज हमारे पास शायद एक नई वेट्रेस होगी, प्रेम ने कहा। आज? इतनी जल्दी? ये लड़की कैसी होगी? यामिनी सोचने लगी। श्रुति ने अपने कपड़े सही किए, एक लंबी सांस ली और दरवाजे का हैंडल पकड़ा। दरवाजा डिंग की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही यामिनी देखने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन सूरज की तेज रोशनी की वजह से वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। फिर उसे श्रुति थोड़ी थोड़ी दिखाई दी। यामिनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। श्रुति सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उसके कान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहे थे। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर लग रही थी। यामिनी श्रुति का चेहरा देखकर काफी जलन महसूस कर रही थी। श्रुति ने यामिनी की तरफ देखा। श्रुति को यामिनी के सींग काफी क्यूट लगे और उसकी आंखें काफी इंटरेस्टिंग। श्रुति ने यामिनी के ड्रेस को देखा। वो यामिनी के फिजिक को देखकर थोड़ी जलन महसूस कर रही थी। उसे शायद इस बात से भी जलन हो रही थी कि यामिनी इस रेस्टोरेंट में काम करती है और खाना खाती है। वो दोनों एक दूसरे को जलन भरी नजरों से घूर कर देख रहे थे। तभी यामिनी को अपना काम याद आया और उसने कहा, माफ कीजिएगा मैम, लेकिन अभी हमारा रेस्टोरेंट बंद है। यामिनी ने पोछा अपने पीछे छुपा लिया था। तभी प्रेम अपने हाथ में 2 ग्लास पानी लेकर आया। उसने एक ग्लास यामिनी को दिया और दूसरा टेबल पर रख दिया। क्या तुम थोड़ा पानी पीना चाहोगी? प्रेम ने श्रुति से पूछा। हाँ थैंक यू। श्रुति ने खुद को शांत किया और टेबल की तरफ चली गई। उसने ग्लास उठाया और बैठ गई। क्या ये? यामिनी ने अपनी आधी बात कही और फिर चुप हो गई। वो काफी शॉक्ड थी। उसके हाथ में पानी का ग्लास कांप रहा था। प्रेम ने स्माइल करके सिर हिलाया। हाँ, ये यहां काम करना चाहती है। यामिनी के ग्लास से थोड़ा सा पानी नीचे गिर गया था। हाय, मैं यामिनी हूं, उसने श्रुति की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा। श्रुति ने भी स्माइल करके उसको जवाब दिया, हाय। प्रेम को समझ में नहीं आ रहा था कि यामिनी अचानक इतनी नर्वस क्यों हो गई थी। मिनी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद अपना काम कर लेना, प्रेम ने कहा। यामिनी ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है बॉस। उसने पहले पानी पिया और फिर जल्दी जल्दी पोछा लगाने लगी। अब प्रेम श्रुति के सामने जाकर बैठ गया था। तुमने देखा, हम काफी बिजी रहते हैं, प्रेम ने आगे कहा। यामिनी को ऑर्डर लेना पड़ता है, सर्व करना पड़ता है, पैसे कलेक्ट करना पड़ता है और बाद में सफाई भी करनी होती है। मुझे उसकी मदद के लिए किसी की जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर सकती हो? ये काम आसान नहीं है, एक बार सोच लेना। श्रुति को थोड़ा झटका सा लगा। ये सारा काम अकेली करती है? प्रेम ने सिर हिलाकर कहा, हां, सारा काम अकेले ही करती है। अब प्रेम को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी वेट्रेस से कुछ ज्यादा ही काम करवाता है। वो काफी अच्छा काम करती है, प्रेम ने कहा। श्रुति ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा काम कर पाऊंगी, ये वाकई काफी मेहनती है। यह सुनकर यामिनी स्माइल करने लगी और जल्दी जल्दी पोछा लगाने लगी। प्रेम ने श्रुति की तरफ देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। ये ऑर्डर लेने में काफी अच्छी है और फूड सर्व करने में भी, तो मुझे लगता है कि मैं पैसे कलेक्ट कर सकती हूँ और सफाई का काम भी कर सकती हूँ, श्रुति ने कहा। क्या तुम्हें कैलकुलेशन अच्छे से आते हैं? प्रेम ने क्यूरियस होकर पूछा। हाँ, मैं ये काफी जल्दी कैलकुलेट कर लेती हूँ, श्रुति ने जवाब दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रेम किचन में गया और कुछ प्लेट और कुछ बोल लेकर बाहर आ गया। फिर उसने कुछ प्लेट और कुछ बोल अलग अलग टेबल पर रख दिए। देखो, दरवाजे के पास की टेबल नंबर 1, फिर टेबल नंबर 2, टेबल 3, प्रेम ने इशारा करके कहा। मैं बहुत सारी टेबल को चूज करूंगा, फिर तुम्हें वहां से पैसे कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद वहां से खाली बर्तन उठाने हैं, ठीक है? ठीक है। श्रुति काफी शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो काफी नर्वस थे। यामिनी दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो काफी सरप्राइज फील कर रही थी। उसने भी ऐसा ही टेस्ट पास किया था, लेकिन वो सोच रही थी कि शायद प्रेम श्रुति की खूबसूरती देखकर उसे हायर कर ही लेगा। टेबल 3, 8, 15, 6 और 11 से पैसे कलेक्ट करो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, प्रेम ने कहा और अपनी घड़ी की तरफ देखने लगा। तुम ये कर सकती हो, यामिनी ने मुट्ठी बांधते हुए कहा और श्रुति की तरफ देखने लगी।
श्रुति ने ट्रे उठाई और टेबल नंबर 3 की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लगभग 3 सेकंड बाद उसने कहा, 4 प्लेट शाही कबाब, 3 बोल रसमलाई और 2 प्लेट राजमा चावल, इसके हुए 36 सोने के सिक्के। फिर उसने सारी प्लेट्स और बोल्स ट्रे पर रखे और दूसरी टेबल की तरफ गई। यामिनी थोड़ी सी परेशान दिखने लगी क्योंकि श्रुति ठीक से काम नहीं कर रही थी। प्रेम देखता रहा पर उसने कुछ भी नहीं कहा। यह काम दिखने में भले ही आसान था, लेकिन इसके लिए भी काफी स्किल्स की जरूरत होती थी। थोड़ी देर बाद श्रुति ने दूसरी टेबल का काम भी निपटा दिया। अब उसकी ट्रे में काफी सारे बोल्स और प्लेट्स इकट्ठे होते जा रहे थे, लेकिन उसका हाथ जरा भी नहीं हिल रहा था। 3 मिनट खत्म हो गए और श्रुति चौथी टेबल के पास से गुजरी। अब प्लेट्स और बोल्स का ढेर काफी ऊंचा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कभी भी गिर सकते थे। ये 16 सोने के सिक्के, श्रुति ने ध्यान से बोल उठाए और उसे ढेर पर जमाने लगी। लेकिन तभी वो ढेर हिल गया और प्लेट्स और बोल्स ट्रे से नीचे गिरने लगे। अरे नहीं! यामिनी ने अपना पोछा छोड़ा और श्रुति की तरफ भागी। प्रेम भी चौंक कर आगे बढ़ा। श्रुति को काफी अजीब फील हुआ। उसने तुरंत अपना लेफ्ट हैंड उठाया। देखते ही देखते उसके चारों तरफ पानी की एक लहर आ गई। लहर ने सारी प्लेट्स और बोल्स पकड़ लिए। यह देखकर यामिनी रुक गई और श्रुति की तरफ देखने लगी। प्रेम को भी काफी सरप्राइज फील हुआ। श्रुति एक वाटर मैजिशियन थी। श्रुति को देखकर समझ में आता था कि वो कुछ नहीं तो कम से कम 5वें लेवल की मैजिशियन तो थी। जैसे एक 5वें लेवल का योद्धा 500 योद्धाओं को लीड कर सकता था, ठीक वैसे ही 5वें लेवल का मैजिशियन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता था। तुम्हारे पास 1.5 मिनट और बचे हुए हैं, प्रेम ने श्रुति को याद दिलाते हुए कहा। श्रुति थोड़ी परेशान हो गई। उसने सारी प्लेट्स और बोल्स वापस ट्रे में रखे और फिर आखिरी टेबल की तरफ गई। प्लेट्स और बोल्स का ढेर अभी भी हिल रहा था, लेकिन वो इस बार गिरा नहीं क्योंकि उसके चारों तरफ पानी की एक लहर बनी हुई थी। ये हुए 22 सोने के सिक्के, श्रुति ने अपना हाथ हिलाकर कहा। पानी की लहर ने प्लेट्स और बोल्स को उसी ढेर पर लाकर रख दिए। अब इस ढेर की हाइट काफी ऊंची हो गई थी। तभी प्रेम ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। तुमने सिर्फ 4.5 मिनट लिए। वाह! यामिनी ने कहा और प्लेट्स के ढेर को देखने लगी। क्या मुझे यह नौकरी मिल गई है? श्रुति ने नर्वस होकर बड़ी उम्मीद से पूछा। अगर सही कहें तो तुमने टेस्ट पास कर लिया, प्रेम ने कहा। श्रुति ये सुनकर स्माइल करने लगी। लेकिन अभी तुम्हें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तुम बहुत जल्दबाजी कर रही थी। लोगों को ऐसे जल्दबाजी देखना पसंद नहीं है और तुम प्लेट्स को ऐसे नहीं उठा सकती, प्रेम ने कहा। प्रेम इतने ऊंचे ढेर को देखकर स्माइल नहीं करना चाहता था। टेबल 2, 7, 14, 16 और 4। मिनी, अब तुम्हारी बारी, प्रेम ने यामिनी की तरफ देखकर कहा। ठीक है बॉस। यामिनी ने किचन से एक ट्रे उठाई, सारा पैसा कैलकुलेट किया और फिर टेबल से बर्तन उठाए। उसकी ट्रे में सारी प्लेट्स और सारे बोल्स अच्छे से जमे हुए थे। श्रुति सरप्राइज होकर देखने लगी क्योंकि यामिनी ने सब कुछ काफी जल्दी कैलकुलेट कर लिया था और उसने इस चीज में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की थी। वो पूरे टाइम स्माइल कर रही थी और उसने प्लेट्स भी काफी अच्छे से जमाई थी। अब श्रुति थोड़ा परेशान दिखने लगी थी। यामिनी ने श्रुति के परेशान चेहरे को देखकर कहा, यह तुम्हारी पहली बार थी, फिर भी तुमने काफी अच्छा काम किया। प्रेम ने भी सिर हिलाया। हाँ, पहली बार के हिसाब से तुमने काफी अच्छा काम किया। प्रेम को यह देखकर अच्छा लगा कि श्रुति ने कोई भी प्लेट नहीं तोड़ी थी। हालांकि श्रुति ने खुद यह काम नहीं किया था, लेकिन उसका मैजिक उसकी इस नौकरी में काफी मदद कर सकता था। कस्टमर को भी यह मैजिक देखकर काफी अच्छा लग सकता था। अब प्रेम को 2 शानदार वेट्रेस मिल चुकी थी। जल्दी ही श्रुति को भी प्लेट को अच्छे से कलेक्ट करना आ जाएगा। श्रुति में काम करने का जज्बा था और श्रुति को यह नौकरी भी चाहिए थी। यामिनी ये नौकरी सरवाइव करने के लिए कर रही थी, लेकिन श्रुति ये नौकरी केवल अच्छे खाने के लिए करना चाहती थी। अगर प्रेम श्रुति को 9x9 का टेबल सिखा देता तो श्रुति भी जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने लगेगी। क्या ये यहां काम कर सकती है बॉस? यामिनी ने पूछा। तुमने कहा कि तुम पूरी सफाई कर सकती हो। हमें टेबल, फ्लोर और दीवारें भी साफ करनी होती है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद क्या तुम इतना सारा काम कर पाओगी? प्रेम ने पूछा। तभी श्रुति ने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया। पानी बाहर जाओ और इस कमरे की सारी धूल और गंदगी साफ कर दो, श्रुति ने जादू का एक मंत्र पढ़ते हुए कहा। अचानक पूरे कमरे में पानी भर गया। जमीन से लेकर सीलिंग तक चारों तरफ पानी ही पानी था।
प्रेम, यामिनी और श्रुति को पानी ने छुआ भी नहीं। क्या तुम रूम को वापस पहले जैसा बना सकते हो? प्रेम ने सिस्टम से पूछा। हाँ बिल्कुल, 10,000 सोने के सिक्के लगेंगे, सिस्टम ने कहा। डाउन पेमेंट का कोई ऑप्शन है क्या? प्रेम ने आईब्रो ऊपर करके कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा पैसा कैश में लूंगा, सिस्टम ने जवाब दिया। लेकिन तुम तो उस दिन रेंज रोवर कार इंस्टॉलमेंट में देने को तैयार थे। वो मैं इसलिए था क्योंकि तुम एक बार में पूरे पैसे नहीं दे सकते थे। मुझे लगता है कि अब मैं तुमसे कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदूंगा, प्रेम ने शांति से कहा। रुको, क्या तुम्हें लग्जरी बैग, पर्स, कार और बाकी चीजें भी चाहिए? इन सब चीजों पर 6 महीने तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा और 0 डाउन पेमेंट रहेगी, सिस्टम ने थोड़ा परेशान होकर कहा। यह सुनकर प्रेम की आंखें खुली की खुली रह गईं। कार का इंटीरियर डेकोरेशन, सिस्टम ने कहा। लेकिन मेरे पास तो कोई कार भी नहीं है, प्रेम ने कहा और फिर वो सोचने लगा, शायद मेरी सारी टेबल और पेंटिंग तो बर्बाद हो ही गई होंगी। यामिनी भी थोड़ी परेशान दिखने लगी थी। अब सारा पानी गायब हो गया था, जैसे वो आया था ठीक वैसा ही चला भी गया था। अब सब कुछ वैसा का वैसा ही हो गया, हर चीज चमक रही थी। यह देखकर प्रेम और यामिनी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हर चीज एकदम फ्रेश और चमकदार लग रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, यामिनी ने चौंक कर कहा। फिर उसने टेबल को छुआ और कहा, अरे ये तो सूखी है। प्रेम रेस्टोरेंट की दीवार तक गया और उसने अपना हाथ एक पेंटिंग पर रखा। पेंटिंग भी बिल्कुल सूखी थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। कमरे का एक एक कोना सूखा और साफ था। प्रेम सोच भी नहीं सकता था कि अभी इसी कमरे में चारों तरफ पानी भरा हुआ था। हर रेस्टोरेंट के लिए साफ सफाई सबसे जरूरी चीज होती है। श्रुति ने पलक झपकते ही यह काम कर दिया था। प्रेम श्रुति को एक्साइटेड होकर देख रहा था। श्रुति को लगा जैसे उसने प्रेम और यामिनी को डरा दिया हो। उसने अपना हाथ नीचे किया, फिर कहा, पानी से सिर्फ धूल और गंदगी साफ होती है, इससे कुछ भी टूटता नहीं है। कुछ भी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ये सभी चीजों को एकदम परफेक्ट बना देता है। इसलिए अगर तुम चाहो तो आज रात से ही काम पर आ सकती हो, प्रेम ने बीच में ही टोकते हुए कहा। तुम्हारी सैलरी मिनी जितनी ही रहेगी, 1 महीने के 4,000 कॉपर के सिक्के और तुम्हें 1,200 कॉपर के सिक्कों का खाना रोज मिलेगा। यह सुनकर श्रुति के चेहरे पर चमक आ गई। वो अभी जो जॉब करती थी उसमें उसे बस 600 कॉपर के सिक्के मिलते थे, लेकिन अब उसे सैलरी के साथ साथ फ्री फूड भी मिल रहा था। यह तो उसका सपना सच होने जैसा ही था। श्रुति ने सोचा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है, लेकिन जब उसने अपने पैर पर चींटी काटी तो उसे भरोसा हो गया कि वो सपना नहीं देख रही है। थैंक यू, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे दिन में बस एक बार रसमलाई देकर ही मेरी पेमेंट कर सकते हैं, श्रुति ने कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी हाई सैलरी की जॉब डिजर्व करती हूं। प्रेम ने अपना सिर हिलाया और स्माइल करके कहा, तुम बिल्कुल डिजर्व करती हो। श्रुति के सफाई करने के स्किल्स देखकर ही प्रेम खुश हो गया था। यामिनी उसे बाकी की चीजें बाद में भी सिखा सकते थे। बर्तन नीचे रख लो और थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूं। तुम्हारे पास कोई सवाल हो तो तुम यामिनी से पूछ लेना। यह कहकर प्रेम ने बास्केट में रखा बैग उठाया और ऊपर चला गया। श्रुति प्रेम को जाते हुए देख रही थी। उसके पास बहुत सा सवाल थे, लेकिन उसने प्रेम को नहीं रोका। अब उसे समझ में आ गया था कि इस रेस्टोरेंट में सभी से बहुत अच्छा बिहेव किया जाता है। मुबारक हो, तुम तो कमाल की हो, यामिनी ने तारीफ करते हुए कहा और सोचने लगी, ये काफी सुंदर और पावरफुल है। मैं तो बस थोड़ी ताकतवर ही हूं। थैंक यू, तुम भी कमाल की हो। तुम इतना सारा काम अकेले कर लेती हो और तुमसे कुछ बिगड़ता भी नहीं। सभी कस्टमर को तुम बहुत पसंद हो, श्रुति ने कहा। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। टेबल से बर्तन कैसे उठाते हैं, क्या तुम मुझे ये सिखा सकती हो, श्रुति ने पूछा। हाँ, ये तो काफी आसान है। अब यामिनी श्रुति को ट्रे में बर्तन रखना सिखाने लगी। श्रुति यामिनी को ध्यान से देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। यामिनी ने उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। सिस्टम, मुझे कुछ ड्रेस दिखाओ, प्रेम ने टेबल पर बैग रखते हुए कहा। माफ करना, लेकिन एक और वेट्रेस हायर करने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। तुम्हें ऐसा करने के लिए पहले रेस्टोरेंट को अपग्रेड करना होगा, सिस्टम ने वार्न करते हुए कहा। मुझे बस कुछ कपड़े खरीदने हैं, प्रेम ने कहा। तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम उसे मना करने वाले हो, सिस्टम ने कहा। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कि तुम रेस्टोरेंट को अपग्रेड किए बिना दूसरी वेट्रेस हायर नहीं कर सकते, सिस्टम ने गुस्से में कहा।
मेरी बातों पर जरा ध्यान दिया करो। याद रखो, कहीं ना कहीं तुम बस एक किराने की दुकान जैसे हो। अगर मुझे तुमसे कुछ नहीं खरीदना होगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन अपने काम से काम रखो। सिस्टम ने अपनी आवाज ऊंची करके कहा। तुम? प्रेम ने पहले की अपनी बात आगे बढ़ाई। और हां, मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूं। मैं वेट्रेस को हायर करता हूं, उनकी पेमेंट देता हूं। मैं जितनी चाहूं उतनी वेट्रेस हायर कर सकता हूं। इसमें मेरा पैसा लगता है, तुम्हें इससे क्या? फाइनली सिस्टम ने हार मान ली। खैर, तुम्हारी बात सही है। प्रेम काफी खुश हुआ। प्रेम कभी भी सिस्टम से बहस करने में बोर नहीं होता था। चलो मुझे कुछ ड्रेसेस दिखाओ। तुरंत ही प्रेम के दिमाग में कई सारी ड्रेसेस दिखने लगी। कुछ ड्रेसेस काफी अच्छी थी। प्रेम ने सारी ड्रेसेस को ध्यान से देखा तो उसे एक सफेद ड्रेस पसंद आई जिसमें नीले रंग की बॉर्डर बनी हुई थी। उसमें नीले रंग के डॉट्स भी थे और फूल भी बने हुए थे। यह ड्रेस घुटनों तक लंबी थी और यह काफी कंफर्टेबल दिख रही थी। श्रुति फोटो वाली इस मॉडल से काफी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए वो इस ड्रेस में और भी अच्छी लगने वाली थी। प्रेम ने फिर एक सिल्वर कलर की ड्रेस चुनी जिसमें गोल्डन बॉर्डर थी। अगर श्रुति को सफेद वाली ड्रेस पसंद नहीं आती तो वो ये ड्रेस चुनती, क्योंकि श्रुति अभी ऐसे ही कपड़े पहने हुई थी। प्रेम ने काले रंग के लेदर के 2 जोड़ी जूते चुने, क्योंकि फोटो में दिखने वाली मॉडल भी ऐसे ही जूते पहनी थी। प्रेम के पास इससे ज्यादा और कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स स्ट्रेंथ और फाइल्स पर खर्च कर दी थी। इसके अलावा सिस्टम अभी प्रेम को पैसे उधार भी नहीं देता। मैं ये खरीदूंगा, प्रेम ने सिस्टम से कहा। प्रेम ने श्रुति के कपड़े यामिनी से काफी अलग चूज किए थे, क्योंकि प्रेम दोनों की पर्सनालिटी के हिसाब से उन्हें कपड़े देना चाहता था। 2 रेशम की ड्रेस और 2 जोड़ी लेदर के जूते। इसके हुए 30 सोने के सिक्के। थैंक यू, सिस्टम ने कहा। ये सारा सामान 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। मुझे ये कहाँ रखना है? अब यहाँ बेड पर रख देना, प्रेम ने कहा और वो एक टेबल के पास जाकर बैठ गया। उसने अपना बैग खोला जो वो डिटेक्टिव एजेंसी से लेकर आया था। तभी उसमें से एक पीले रंग का एनवेलप नीचे गिर गया। प्रेम ने जब उस एनवेलप को उठाया, वो काफी अच्छे से पैक था और उसकी साइज काफी छोटी थी। उसने एनवेलप पलटकर देखा तो उस पर लिखा था खुफिया दस्तावेज। प्रेम को लगा कि डिटेक्टिव एजेंसी वाले लड़के ने शायद इसे गलती से रख दिया होगा। प्रेम ने एनवेलप खोला तो उसके अंदर एक कागज था। प्रेम ने वो कागज बाहर निकाला और एनवेलप को साइड में रख दिया। लेटर इस दुनिया की भाषा में लिखा गया था और लिखने वाला शायद काफी जल्दबाजी में था। श्रुति खाना बनाने वालों की फैमिली से 30 दिन पहले ही भाग कर आई है और अभी तक उसे किसी ने भी नहीं देखा है। यह जानकारी हमारे खुफिया लोगों ने हम तक पहुंचाई है। वो साउथ की तरफ गई थे और शायद वो अभी ककाओ गांव में है। 20 दिन पहले रानी हर्षिता ने रानी की गद्दी के लिए श्रुति को चुना था और सभी लोगों ने इस बात की बहुत तारीफ भी की थी। प्रेम ने जैसे ही लेटर पढ़ा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने लेटर एक तरफ रख दिया। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी किस्मत वाकई अच्छी चल रही थी। प्रेम की नई वेट्रेस एक राजकुमारी थी। इसके पहले बोनो की राजकुमारी इशिता से प्रेम की बेटी रिया पैदा हुई थी। प्रेम अब गहरी सोच में डूब गया था। मैं अब महेंद्र प्रताप जैसी ही सिचुएशन में फंस गया हूं। जैसा कि लेटर में लिखा है, इस हिसाब से श्रुति को सभी लोग ढूंढ रहे हैं। लोगों ने अभी तक पूरे राज्य में ढूंढ लिया होगा। जब लोग श्रुति को मेरे रेस्टोरेंट में वेट्रेस बना देखेंगे तो उनके चेहरे देखने लायक होंगे। लेकिन अगर श्रुति नई राजकुमारी थी तो इशिता का क्या हुआ? टिम्बकटू के पहाड़ पर 50 साल का एक मंत्री जैसा दिखने वाला बूढ़ा बौना एक पेड़ के पास चलकर आया। मेरे मालिक, आपको आपके पापा ने बुलाया है, उसने एक जवान बौने को पेड़ के ऊपर देखते हुए कहा। इस हैंडसम लड़के की उम्र करीब 18 साल थी। उसका चेहरा गोल था और उसने नीले और सफेद रंग की एक ड्रेस पहनी थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। वो एक डाल पर सो रहा था और उसका सिर पेड़ के तने पर था। उसके पैर लंबे और पतले थे। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और पेड़ के तने से टिक गया। क्यों? बूढ़े बौने मोहित ने सिर हिलाकर कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन ककाओ गांव से एक लेटर आया है। ककाओ गांव? विनीत की आंखों में रौनक आ गई, लेकिन उसने अपनी एक्साइटमेंट छुपा ली। वो डाल से नीचे उतर गया और मोहित के पास चलकर गया। मोहित, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। तुम नहीं चाहोगे कि लड़कियां तुम्हें परेशान करें? बताओ, विनीत ने कहा। नहीं मेरे मालिक। मोहित धीरे धीरे चलने लगा
सारी बौनी लड़कियां हमेशा विनीत की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मोहित को परेशान करती थीं। अगर मैंने अपना भेस नहीं बदला होता तो मैं अब तक काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका होता। प्रेम ने लेटर और एनवेलप दोनों को फाड़कर फेंक दिया। जो फाइल डिटेक्टिव एजेंसी से उसे मिली थी उसमें इशिता के बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उसे जो लेटर मिला था वो 2 प्लैटिनम के सिक्कों के लायक था। अब जब श्रुति प्रेम की वेट्रेस बन चुकी थी तो प्रेम इशिता के बारे में सारे इंफॉर्मेशन श्रुति से ले सकता था। श्रुति अच्छा खाना पाकर ही सारी बातें बता सकती थी। प्रेम ने बेड से कागज के बने 4 बैग उठाए। उसमें रखी ड्रेसेस फोटो से भी अच्छी थीं। प्रेम ने एक ड्रेस को छुआ। वो ड्रेस रेशम की बनी हुई थी। ये रेशम एक खास आइलैंड से लाया गया है। इस आइलैंड पर एक खास रेशम का कीड़ा एक खास घास पर पाया जाता है। ये कीड़े जो रेशम बनाते हैं वो काफी मजबूत, नरम और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। जिस लेदर से जूते बनाए गए हैं वो लेदर काफी अच्छी क्वालिटी का है। ये जूते काफी अच्छे हैं। सिस्टम की बात सुनकर प्रेम ने सिर हिलाया। उसे भी यह ड्रेस काफी नरम और मजबूत लग रही थी। उसे नहीं पता था कि श्रुति इस ड्रेस में कैसी दिखने वाली थी, लेकिन सिस्टम ने यह ड्रेस खास तौर पर श्रुति के लिए ही बनाई थी, तो उसे इसकी फिटिंग काफी अच्छी होने वाली थी। प्रेम बैग लेकर सीढ़ियों से नीचे चला गया। यामिनी और श्रुति शांति से और बिल्कुल आराम से बैठी हुई थीं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप के लोग थे, लेकिन इनमें से कोई भी बहुत बातें नहीं करता था, इसलिए अभी भी उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही उन्हें प्रेम के पैरों की आवाज सुनाई दी, वो दोनों खड़ी हो गईं और काउंटर की तरफ देखने लगीं। अगर आप मुझे मिनी जैसे कपड़े भी देते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रुति ने कहा। श्रुति को पता था कि मिनी जैसे कपड़े उस पर अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कह दिया। प्रेम ने बैग श्रुति को दे दिया। तुम्हारे कपड़े और जूते। प्रेम ने स्माइल करके कहा, तुम कल सुबह 7 बजे से काम पर आ सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो पहले मुझे बताना। अब जब श्रुति प्रेम की वेट्रेस बन गई थी तो प्रेम की आवाज काफी सॉफ्ट हो गई थी। इसकी एक वजह यह थी कि श्रुति जल्द ही बोनो की रानी बनने वाली थी। थैंक यू, श्रुति ने बैग की तरफ देखकर कहा। उसे ये बैग काफी सुंदर लगे थे। उसने इसके पहले कभी भी कागज के बने बैग नहीं देखे थे। वो कपड़ों को देखने लगी। उसे नहीं पता था कि ये कपड़े प्रेम ने खुद बनाए हैं या फिर किसी और ने। उसे ये भी नहीं पता था कि ये कपड़े उसे फिट होंगे भी या नहीं, लेकिन उसे कपड़ों का रंग काफी पसंद आया था। तुम्हारे लुक्स मुझसे काफी अलग हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इन कपड़ों में काफी सुंदर लगोगी, यामिनी ने स्माइल करते हुए कहा। श्रुति ने भी स्माइल किया और वो अपने नए कपड़ों को लेकर काफी एक्साइटेड फील करने लगी। थैंक यू, श्रुति ने यामिनी से कहा। हमें अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता है, प्रेम ने स्माइल करके कहा और सोचने लगा, हमारे रेस्टोरेंट में बहुत से बौने कस्टमर्स आते हैं। इसे शायद कुछ अलग करने की जरूरत है। शायद इसे अपना नाम बदल लेना चाहिए। ओह माफ करना, थोड़ी देर बाद श्रुति ने कहा। मेरा नाम श्रुति है, लेकिन इस नाम से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए अब मैं ये नाम यूज नहीं कर सकती। आप लोग मुझे आयशा बुलाइए। आयशा, यामिनी ने कहा। काफी अच्छा नाम है तुम्हारा। थैंक यू, श्रुति ने कहा। ठीक है, तो हम तुम्हें आयशा बुलाएंगे। मेरा नाम प्रेम है। तुम मुझे मिनी के जैसे बॉस बुला सकते हो, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। यह बात बिल्कुल साफ थी कि श्रुति को पता था कि वो किस सिचुएशन में फंसी थी, लेकिन वो फिर भी प्रेम के रेस्टोरेंट में काम करना चाहती थी और वो इतना सब बस यहाँ के फूड के कारण ही कर रही थी। श्रुति ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है बॉस। इतने दिन तक होटल में काम करने के कारण श्रुति को बॉस कहने की आदत हो चुकी थी। क्या अब मैं जा सकती हूँ? श्रुति ने पूछा। हाँ बिल्कुल, कल सुबह 7 बजे आ जाना, प्रेम ने स्माइल करके कहा। थैंक यू बॉस। श्रुति ने प्रेम और यामिनी की तरफ देखकर सिर हिलाया और चली गई। बॉस, ये काफी अच्छे घर की लगती है, लेकिन फिर ये, यामिनी ने पूछा। उसके पास कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जब उसे लगेगा वो हमें जरूर बताएगी, प्रेम ने कहा। प्रेम को पता था कि श्रुति एक राजकुमारी थे और वो जल्द ही बोनो की रानी बनने वाली थी। प्रेम ने अपने कपड़े बदल लिए और इंग्रेडिएंट्स की प्रिपरेशन करने लगा। रिया करीब 4:30 बजे घर वापस आ गई। अमित ने उसे स्कूल के बाकी बच्चों के साथ ही घर छोड़ दिया था। अगली डकलिंग पूरी दोपहर से काउंटर पर लेटी थी। जैसे ही उसने रिया के कदमों की आवाज सुनी, वो काउंटर से नीचे उतर आई और रिया को ग्रीट करने के लिए दरवाजे तक दौड़ कर गई। वो रिया के पैरों पर अपना सिर रगड़ने लगी और मियाऊं मियाऊं करने लगी। रिया को देखकर वो काफी खुश थे।
रिया ने अगली डकलिंग को गोद में उठाया और कहा, तुम मोटी हो गई हो, है ना? तुम सोने के पहले घर में 10 चक्कर लगाओगी। यह सुनते ही अगली डकलिंग फ्रीज हो गई। 10 चक्कर, रिया ने अपनी बात दोहराई। बिल्ली ने पहले बोल्स की तरफ देखा और फिर रिया की तरफ अपने पंजे से इशारा किया। मुझे पता है, मैंने ही तुम्हें दोपहर में कहा था कि 2 बोल रसमलाई और दौड़ना नहीं है। यह कहकर रिया हंसने लगी। लेकिन डिनर के बाद तुम्हें 10 चक्कर लगाने हैं जिससे तुम्हारा वेट कम हो जाए। बिल्ली की आंखें चकरा गईं। रिया ने उसे पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया था। रिया बिल्ली को लेकर किचन की तरफ गई। मैं आज अपने दोस्तों के साथ खेल कर आई हूं और वो लोग मुझे लिटिल मैजिशियन बुला रहे थे। मैं अब खूब पढ़ाई करूंगी और एक असली मैजिशियन बनकर दिखाऊंगी। प्रेम ने स्माइल करके कहा, शाबाश बेटी। प्रेम को लगा था कि रिया को मैजिक सीखना काफी बोरिंग लगेगा, क्योंकि सौम्या कहती थी कि मैजिक सीखना एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रिया को मैजिक सीखना काफी पसंद आया था। क्या आपने नई वेट्रेस ढूंढ ली? रिया ने पूछा। प्रेम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ ढूंढ ली। तुम मुझसे पहले भी मिल चुकी हो। सचमुच? रिया थोड़ी देर सोचकर बोली, अब वो फूलों के एप्रॉन वाली आंटी? प्रेम ने ना में सिर हिलाकर कहा, अरे नहीं बेटा, उनका तो अपना रेस्टोरेंट है। कल दोपहर को जब तुम स्कूल से लौटोगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वो भी मिनी दीदी जैसे ही सुंदर होगी। रिया ने म्यूजिक बॉक्स बाहर निकाला और यामिनी से डांस के लिए पूछा। उन्होंने डांस के पहले खिड़की के कवर नीचे कर दिए ताकि उन्हें कोई देख न सके। इन दोनों के डांस को देखकर प्रेम के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो सोचने लगा, ये लोग दिन ब दिन अच्छा डांस करने लगी हैं। अगर श्रुति भी इनके साथ डांस करे तो ये लोग मिलकर काफी अच्छी लगेंगी। शायद फिर ये तीनों ककाओ गांव के फेस्टिवल में भी डांस कर सकती हैं। 3 सुंदर लड़कियां, इन तीनों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। लेकिन शायद ही श्रुति ऐसा करेगी। डिनर के टाइम रिया ने सभी के साथ बैठकर खाना खाया। अब तक उसने रसमलाई का काफी प्रमोशन कर दिया था, इसलिए वो अब कस्टमर के आने का वेट नहीं करना चाहती थी। अगली डकलिंग बहुत दुखी होकर जमीन पर लेटी थी। घर में 10 चक्कर लगाने की बात सोचकर उसके मन में डर बैठ गया था। रिया ने शाही कबाब अगली डकलिंग के सामने रख दिए। खा लो, वरना तुम अच्छे से दौड़ नहीं पाओगी। बिल्ली दूसरी तरफ देखने लगी। तुम खाना ना खाकर प्रोटेस्ट करना चाहती हो? तुम्हें 10 चक्कर लगाने होंगे, वरना तुम्हें जमीन पर ही सोना पड़ेगा। रिया ने शांत होकर कहा। अगली डकलिंग ने अपने फूड की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और खुश होकर खाने लगी। रिया ने थोड़ी ही देर में 2 बोल रसमलाई और 1 प्लेट शाही कबाब खा लिए। पापा, मैं अगली डकलिंग के साथ बाहर लोगों की बहस देखने जा रही हूं। रिया कुर्सी से उतरी, बिल्ली को उठाया और स्टूल लेकर दरवाजे की तरफ चली गई। अब रिया को रसमलाई के फ्लेवर को लेकर कस्टमर्स की बहस देखने की आदत हो गई थी। अब चौराहे पर चलते हुए लोगों के लिए भी यह बहस देखना मजेदार हो गया था। कस्टमर्स रेस्टोरेंट के बाहर जो कुछ भी कर रहे थे उससे प्रेम को कोई लेना देना नहीं था। प्रेम तो बल्कि चाहता था कि ये लोग रिंग में आकर लड़ाई करें, लेकिन देवी मंदिर वाले इसकी परमिशन नहीं देंगे। रिंग में लड़ाई होने से प्रेम की एडवर्टाइजमेंट भी काफी अच्छी हो जाती। उधर यामिनी परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अब मुझे क्या उनकी बहस बंद करने के लिए कुछ करना चाहिए? तुम किसकी साइड लोगी? प्रेम ने पूछा। मैं बहुत मीठी रसमलाई पसंद करने वालों की साइड लूंगी, यामिनी ने जवाब दिया। फिर तुम इनकी बहस कैसे खत्म कर पाओगी? प्रेम ने स्माइल करके पूछा। यामिनी थोड़ी देर को फ्रीज हो गई और शर्माकर बोली, नहीं पता। हमेशा याद रखना कि हमें किसी भी कस्टमर की साइड लेने की जरूरत नहीं है, प्रेम ने कहा। यामिनी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बॉस। यामिनी को हमेशा यह बात याद रखनी थी कि उसे किसी को भी बहुत मीठी रसमलाई रिकमेंड नहीं करनी थी। जैसे ही प्रेम और यामिनी ने अपना डिनर खत्म किया, प्रेम ने खिड़की के कवर उठा दिए और दरवाजा खोलकर उसने स्माइल करते हुए कहा, मारिया रेस्टोरेंट में आप सभी का स्वागत है, प्लीज अंदर आ जाइए। गरिमा ने जैसे ही देखा कि प्रेम उसे देख रहा है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। प्रेम ने यामिनी की मदद करने के लिए थोड़ा धीमे काम किया था। प्रेम ने सोच रखा था कि कल से जब श्रुति आने लगेगी तो वो तेजी से काम कर सकता है। 9 बजे प्रेम ने कुकिंग बंद कर दी और कुछ कस्टमर्स को मना कर दिया। प्रेम का रेस्टोरेंट आज भी काफी बिजी रहा। अगर तुम चाहो तो तुम्हें टेबल साफ करने की जरूरत नहीं है और ना ही फ्लोर साफ करने की, प्रेम ने यामिनी को देखकर कहा। आयशा कल आकर अपने जादू से ये सब कर देगी। यामिनी ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन फिर बंद कर दिया। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? प्रेम ने कहा।
कुछ नहीं बॉस, रिया और अगली डकलिंग सो गई हैं। मैं उन्हें सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाता हूं। जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम चली जाना। प्रेम ने रिया को उठाकर कहा। ठीक है बॉस, यामिनी ने कहा। जब उसने प्रेम को ऊपर जाते देखा तो कपड़ा उठाया और टेबल साफ करने लगी। प्रेम ने दोनों बच्चों को बेड पे लेटा दिया और नहाने चला गया। जब प्रेम सीढ़ियों से नीचे आया तब तक यामिनी जा चुकी थी, लेकिन टेबल और फ्लोर साफ थे और चमक रहे थे। वो कुछ तो सोच रही थी, प्रेम ने मन ही मन सोचा। फिर उसने दरवाजा लॉक किया और लाइट बंद करके सीढ़ियों से ऊपर चला गया। अब प्रेम आकर अपने बेड पर लेट गया और उसने एक्सपीरियंस बैग खोल लिया। एक्सपीरियंस बैग ने तुरंत अपना काम चालू कर दिया। यह जितना कठिन दिख रहा था उतना है नहीं, प्रेम ने टेस्ट फील्ड के अंदर जाते हुए कहा। उसने कुछ बर्तन कुकिंग बेंच पर रखे देखे। बटर पनीर मसाला काफी कठिन डिश थे, लेकिन अब प्रेम भी काफी कुछ सीख चुका था। अब वो काफी ताकतवर हो गया था, इसलिए उसे विश्वास था कि वो ये कर लेगा। जब प्रेम ने फ्रिज खोला तो उसे सामने पनीर दिखाई दी। ये क्या है? प्रेम चौंक गया। उसके सामने बड़े बड़े पनीर के टुकड़े रखे थे जो लाल रंग के थे। प्रेम ने इतना सारा पनीर कभी नहीं देखा था। ये ज्वलंत बकरी का पनीर है, सिस्टम ने जवाब दिया। ज्वलंत बकरी इस दुनिया में काफी कॉमन है। ये पहले लेवल की मैजिकल जानवर होती है और काफी गुस्सैल होती है। उसका पनीर बहुत अच्छा और नरिशिंग होता है। तुम्हारे सामने जो पनीर रखा है वो ज्वाला आइलैंड की उन्हीं ज्वलंत बकरियों से आया है जिन्हें मैं पालता हूँ। ज्वाला आइलैंड 10 साल पहले एक समुद्र में बना था। मैंने उस आइलैंड को बकरियों के रहने लायक बनाया। आइलैंड पर ज्वालामुखी होने के कारण ज्वलंत बकरी काफी जल्दी बड़ी होती हैं और काफी ताकतवर भी। कभी कभी तो वो दूसरे लेवल के मैजिकल जानवर जितनी ताकतवर भी हो जाती हैं। उनका पनीर काफी ज्यादा नरिशिंग होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ठंड जल्दी लग जाती है, सिस्टम ने कहा। तुमने उन्हें दूसरे लेवल के जानवर जितना ताकतवर बनाया? तुम कैसे आदमी हो? प्रेम ने पनीर उठाकर देखा। इसका वजन तो काफी ज्यादा है, प्रेम ने मन ही मन कहा। पनीर की ऊपर की परत काफी रफ दिख रही थी, लेकिन छूने पर वो सॉफ्ट थे। ये पनीर भी बाकी पनीर जैसा ही दिख रहा था। प्रेम ने पनीर को एक तरफ रख दिया और तंदूर की तरफ देखने लगा। उसके अंदर कोयला रखा था। कोयले में से काफी अच्छी स्मेल आ रही थी। इस कोयले में बनने वाली चीजें भूख बढ़ाती हैं और इससे बॉडी भी काफी अच्छी होती है, सिस्टम ने कहा। अगर तुम इससे नान बनाओगे तो वो काफी लाजवाब बनेंगे। ये कोयला टिम्बकटू में मिलता है। ये खास लकड़ी का बना हुआ है। मैं बहुत चुन चुन कर ये कोयला लाता हूँ। सारा कोयला बहुत अच्छा है। इससे नान में काफी अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। इतने अच्छे नान और कोई भी नहीं बना सकता। मैं बड़ी मेहनत से ये कोयला लेकर आया हूँ और इसको मैंने बहुत अच्छी जगह स्टोर करके रखा है। खाने के मामले में तो तुम काफी कमाल के हो यार, प्रेम ने कहा। सिस्टम काफी अलग अलग जगहों पर खेती करता था। उसके अलावा किसी के पास इतने राइट्स नहीं थे कि वो ऐसी रेयर जगहों से ऐसी चीजें ला सके। प्रेम वाकई सिस्टम के एफर्ट्स की तारीफ करता था। वो जो भी इंग्रेडिएंट्स देता था वो काफी कमाल के होते थे। सिस्टम ने प्रेम को बाकी इंग्रेडिएंट्स और मसालों के बारे में भी बताया। ये चीजें पनीर और कोयले जितनी शानदार तो नहीं थी, लेकिन वो भी क्वालिटी में काफी अच्छी थी। तुमने जो कुछ भी बताया है उसके लिए थैंक यू। अब मुझे अकेला छोड़ दो। प्रेम काफी एक्साइटेड हो गया था। आज उसे एक और शानदार डिश मिल चुकी थी। प्रेम अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वो जल्दी से जल्दी डिश टेस्ट करना चाहता था। अब प्रेम के पास जरूरत की सारी चीजें हैं। उसने एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी उठा लिए। अब उसे अपने दिमाग में झांक कर बस स्टेप्स फॉलो करने थे। सबसे पहले उसने पनीर काटना शुरू किया। उसने चाकू की तरफ देखा तो उसे पुराने चाकू के साथ साथ एक और चाकू रखा दिखा। यह भी पुराने चाकू जैसा ही दिखता था, लेकिन यह काफी लंबा था और इसकी धार भी काफी ज्यादा थी। नए चाकू के पीछे एक गोल्डन कलर का हैंडल लगा हुआ था। एक नया चाकू? प्रेम ने कहा। तुम चाहो तो पुराना वाला भी यूज कर सकते हो, सिस्टम ने कहा। प्रेम ने पनीर को चॉपिंग बोर्ड पर रखा और पुराने चाकू से उसे काटने लगा। चाकू बहुत आसानी से पनीर के अंदर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां से वो उछलकर नीचे गिर गया और उसका किनारा टूट गया। ज्वलंत बकरी कोई मामूली बकरी नहीं है। उनका पनीर इतनी आसानी से नहीं काटा जा सकता, सिस्टम ने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि हर चीजें आसानी से कट सकती तो योद्धा अपने साथ तलवार लेकर क्यों घूमते और महेंद्र प्रताप अपनी तलवार से राक्षस को कैसे मारता?
अगर तुम्हें कुकिंग का बादशाह बनना है तो तुम्हें सही चाकुओं की जरूरत होगी। क्या तुम्हें वो चाकू रखा दिख रहा है? ये काफी अच्छे स्टील का बना है। ये काफी धारदार भी है। इससे किसी भी चीज को काटा जा सकता है। मैंने तुम्हारे लिए इसे बनाया है। इसे ट्राई करके देखो, तुम्हें इसकी धार काफी पसंद आएगी। सिस्टम ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें एक सेल्समैन बन जाना चाहिए। प्रेम ने नया चाकू अपने हाथ में लेकर कहा। वो पुराने चाकू जितना ही भारी था। उसका हैंडल हाथ से फिसलता नहीं था और उसकी ग्रिप काफी कंफर्टेबल थी। प्रेम को चाकू काफी अच्छा लगा। उसने एक हाथ में पनीर पकड़ा और दूसरे हाथ में चाकू, और चाकू से पनीर काटने लगा। नए चाकू से पनीर काफी अच्छे से कट रहा था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। कितना शानदार चाकू है, प्रेम ने खुश होकर कहा। प्रेम को चाकू की धार भी उतनी ही पसंद आई थी जितना कि इसका परफेक्ट बैलेंस उसे पसंद आया था। इसे मैंने बनाया है, सिस्टम ने खुश होकर कहा। प्रेम ने सिस्टम की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काटे और उन्हें मैरिनेट होने के लिए एक बड़ी सी बोल में रख दिया। अब उसने कोयला तंदूर में डालकर उसमें आग जला दी। फिर उसने बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी काटना शुरू किया। इस डिश के लिए नान भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। सिस्टम ने नान के लिए भी इंग्रेडिएंट सप्लाई कर दिए थे। इस नान का नाम था मूनलाइट नान, क्योंकि इसका गेहूं चंद्रमा की रोशनी में मूनलाइट आइलैंड पर उगाया जाता था। इसमें काफी मेहनत लगती थी। उस आइलैंड के कुछ पत्थरों ने चंद्रमा की रोशनी को सोख लिया था, इसलिए यह गेहूं खाने में काफी टेस्टी लगता था। प्रेम ने आटा निकालने के लिए ड्रॉअर खोला। इसमें लेफ्ट तरफ चावल का आटा रखा था और राइट तरफ मूनलाइट गेहूं का आटा। उसने गेहूं का आटा बाहर निकाल लिया। यह काफी हद तक चांद जितना ही सफेद था। यह आटा लाइफ एनर्जी वाले पानी में उगे चावल के आटे से भी ज्यादा सफेद था। सिस्टम, ये तो काफी कमाल की चीज है। क्या तुम दिमाग से एक औरत हो? प्रेम ने स्माइल करके कहा। प्रेम को भरोसा हो गया था कि कोई भी ये नान खाने से खुद को नहीं रोक पाएगा। मैं भले ही सिस्टम हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छी चीजें पसंद है, सिस्टम ने कहा। हालांकि यह आटा चावल के आटे जितना मैजिकल नहीं था, फिर भी प्रेम इससे काफी खुश था। रिया को भी शायद ये नान काफी पसंद आने वाले थे। प्रेम ने नान बनाना शुरू कर दिया। पनीर को मैरिनेट होने में करीब 1 घंटे का समय लगता था, लेकिन सिस्टम ने प्रेम के लिए टाइम कम कर दिया था। जैसे ही कोयला अच्छे से जलने लगा, प्रेम ने नान तैयार करना शुरू कर दिया। सब्जी के मसाले और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी तैयार हो चुके थे। प्रेम के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस आ गए थे। अब उसने कुकिंग शुरू कर दी थी। उसने गैस चालू की और उसे मीडियम आंच पर रख दिया। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल निकाला। जब तेल ठीक से गर्म हो गया तो उसने इंग्रेडिएंट्स के और मसाले डालने शुरू किए। सिस्टम ने सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग जगहों से लाकर दिए थे। सारी चीजें कढ़ाई में पक रही थी। मसालों की खुशबू हवा में फैल रही थी। उसने बहुत देर तक मसाले भुने। फिर उसने ग्रेवी बनाने के लिए उसमें पानी मिला दिया। थोड़ी देर बाद उसने ग्रेवी में मलाई भी डाली और उसके बाद फिर उसमें पनीर के टुकड़े डाल दिए। और अब प्रेम ने नान बनाना भी शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में नान से बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आने लगा। यह खुशबू तो कमाल की है। प्रेम को समझ आ चुका था कि सिस्टम ने उससे क्यों कहा था कि कोयला बहुत जरूरी चीज है। असल में इन सब चीजों ने मिलकर इस डिश को बिल्कुल अलग बना दिया था। थोड़ी देर तक ग्रेवी चलाने के बाद प्रेम ने इसे निकालकर मिट्टी के एक बर्तन में रख दिया। इस बर्तन में 16 प्लेट बटर पनीर मसाला आराम से बन जाता था। फिर उसने सब्जी के ऊपर और मलाई डाल दी और थोड़ी सी धनिया पत्ती से गार्निश भी कर दी। 15 मिनट बाद उसने सारा सामान प्लेट में निकाल लिया। इस डिश की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। प्रेम को अचानक से भूख लगाई। उसे समझ में नहीं आया कि अभी उसे भूख लगनी चाहिए या फिर उसे थका हुआ होना चाहिए था। उसकी डिश तैयार हो चुकी थी। नान भी चांद के टुकड़ों जैसे ही लग रहे थे। क्या मैंने तुम्हारा टेस्ट पास कर लिया? प्रेम ने पूछा। मुझे नहीं लगता, तुम तो फेल हो गए, सिस्टम ने जवाब दिया। तुम्हें ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी थी। पहला, पनीर के सारे टुकड़े एक जैसी साइज में काटे जाने थे। तुम्हारे पनीर के टुकड़े अलग अलग साइज में कटे हैं। दूसरा, पनीर की ग्रेवी ना ज्यादा गाढ़ी होनी थी और ना ही ज्यादा पतली, लेकिन तुम्हारी ग्रेवी तो काफी गाढ़ी हो गई है और इसमें तेल भी ज्यादा दिख रहा है। और तीसरा, मुझे लगता है कि तुमने मसाले भी ज्यादा भून लिए हैं। तुम्हें यह भी नहीं करना चाहिए था। प्रेम ने सिर हिलाया। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे पता था कि सिस्टम वाकई सही था। प्रेम को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। प्रेम ने सारा खाना डस्टबिन में डाल दिया।
प्रेम को लगने लगा कि किसी को तो उसकी जुबान ही काट देनी चाहिए। उसकी जुबान के कारण ही यह सब हो रहा था। उसे लगा था कि उसने डिश की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहां से बाहर कैसे निकले। तभी पृथ्वी पर एक बूढ़े आदमी ने टीवी चालू किया और फोन उठाया। अरे टीवी चालू करो, कड़वी जुबान वाले शेफ का नया एपिसोड आ रहा है। फोन से आवाज आई। अरे थैंक यू, आज वो बटर पनीर मसाला और नान बनाने वाला है। इसके लिए वो आधे साल तक बिना सोए जागता रहेगा। आज वो वही फल काट रहा है जिसका बीज उसने बोया था। इसी समय कुछ और भी लोग टीवी देख रहे थे। कड़वी जुबान वाले शेफ का एपिसोड देखने के लिए आपका शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि कड़वी जुबान वाला शेफ अब किचन में फंस चुका है। जब तक वो बटर पनीर मसाला और नान की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर लेता, तब तक मैं उसे यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अब वो बहुत डर चुका है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं इसको सुधार कर ही रहूंगा और ये मेरे ऑर्डर मानने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेम सिस्टम की बात सुनकर भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ और लगातार खाना पकाता रहा। रिया को यह डिश काफी पसंद आएगी, इसमें बहुत सारा पनीर है। प्रेम ने खुशी से सोचा और तेजी से काम करने लगा। टेस्ट फील्ड में कई दिन बीत चुके थे और आज उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब उसने इस डिश में महारत हासिल कर ली थी। प्रेम ने गैस बंद कर दी और कुकिंग बेंच पर बटर पनीर मसाला और नान रख दिए। सिस्टम, इस बार क्या कहोगे? बटर पनीर मसाला और नान की खुशबू हवा में फैल गई थी। तुम्हारी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। पहला, ग्रेवी गाढ़ी चाहिए, लेकिन बहुत गाढ़ी नहीं और बहुत पतली भी नहीं। इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अचीव्ड। दूसरा, पनीर के टुकड़े एक साइज के कटे जाने चाहिए। अचीव्ड। तीसरा, नान एकदम नरम और टेस्टी होने चाहिए। अचीव्ड। बधाई हो, तुमने इस डिश में महारत हासिल कर ली है, सिस्टम ने कहा। प्रेम ने राहत की सांस ली। यह डिश उसके लिए इतनी भी कठिन नहीं थी। 80 दिनों के बाद उसने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया था। तुम्हारे पास इस डिश को ट्राई करने के लिए 10 मिनट है, सिस्टम ने कहा। ऐसा तो पहली बार हुआ है। प्रेम काफी सरप्राइज हो गया था। सिस्टम से हमेशा प्रेम को खाना खाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन आज सिस्टम थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहा था। ठीक है, इतनी मेहनत के बाद मैं कम से कम इतना तो डिजर्व करता ही हूं। उसने बटर पनीर मसाला और नान खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। बटर पनीर मसाला की ग्रेवी काफी अच्छे थे। पनीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। पनीर काफी सॉफ्ट था और उसे खाने के बाद भी उसके मुंह में उसका स्वाद बना रहा। यह काफी अच्छा है, प्रेम ने खुश होकर कहा। वो अपने सामने रखी डिश को देख रहा था। उसने एक बाइट और खाई। यह डिश तो ऐसी होनी चाहिए। प्रेम अपने सामने रखे नान को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जैसे चांद का टुकड़ा खा रहा हो। प्रेम जल्दी जल्दी अपना फूड खाने लगा। प्रेम ने 2 नान बहुत जल्दी ही खा लिए। कुछ देर बाद वो अपने बेड पर आ गया। वो आज काफी सेटिस्फाई लग रहा था। उसकी नींद भी तुरंत खुल गई। अलार्म के कारण उसकी नींद सुबह 5 बजे ही खुल गई। वो उठकर रिया की तरफ देखने लगा। रिया अभी भी सो रही थी और अगली डकलिंग बेड पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अगली डकलिंग आज फिर बेड से नीचे गिर गई थी। अगली डकलिंग ने प्रेम को देखकर कहा। अब प्रेम से रहा नहीं गया और वो अपने बेड से उतरकर अगली डकलिंग को उठा लिया। शायद मुझे तुम्हारे लिए एक और बेड ले लेना चाहिए। बिल्ली ने पहले रिया की तरफ देखा और फिर प्रेम की तरफ। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर ना में हिला दिया। वो म्याऊ म्याऊ करती हुई रिया की तरफ इशारा कर रही थी। यह देखकर प्रेम ने स्माइल करके कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगली डकलिंग काफी वफादार बिल्ली थी। रिया भले ही उससे कैसा भी बिहेव करे, लेकिन वो रिया को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली थी। वो रिया ही थी जिसने अगली डकलिंग को शेल से निकलने के बाद सबसे पहले देखा था। प्रेम ने बिल्ली को रिया के बगल में सुला दिया और उसका हाथ बिल्ली के ऊपर रख दिया। मुझे पता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी अगली डकलिंग। अब बिल्ली रिया का हाथ चाटने लगी थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद करी और फिर से सो गई। प्रेम ने उन दोनों को ढकने के बाद हाथ मुंह धोने चला गया। आज उसे रिया के लिए बटर पनीर मसाला और नान बनाने थे। प्रेम रिया को नई डिश खाते हुए देखना चाहता था। जैसे ही प्रेम किचन में गया तो वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया। शायद तुम कुछ भूल रहे हो सिस्टम, प्रेम ने कहा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सिस्टम ने रिप्लाई किया। मेरा चाकू कहां है और मेरी कढ़ाई और मेरे पनीर के टुकड़े, प्रेम ने पूछा। मुबारक हो, नया मिशन खोल दिया गया है।
24 घंटे में एक ज्वलंत बकरी तुम्हें खुद से ढूंढनी है। मिशन कंप्लीट करने पर गोल्डन चाकू और इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी 5% स्ट्रेंथ कम कर दी जाएगी। क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो तुम? प्रेम ने कंफ्यूज होकर कहा। मुबारक हो, नया मिशन खोल दिया गया है। 24 घंटे में एक ज्वलंत बकरी तुम्हें खुद से ढूंढनी है। मिशन कंप्लीट करने पर गोल्डन चाकू और इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी 5% स्ट्रेंथ कम कर दी जाएगी। सिस्टम ने अपनी बात दोहराई। इसके पहले मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं भूला हूं। ठीक है, लगता है मुझे अब इंग्रेडिएंट्स तैयार करने चाहिए। प्रेम ने फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया और खुद को शांत करने के लिए थोड़ा पानी पिया। सिस्टम ने उससे पहले लेवल के एक मैजिकल जानवर को पकड़ने को कहा था और इसके लिए उसने उसे बस 24 घंटे का टाइम दिया था। अब प्रेम को समझ आ चुका था कि सिस्टम टेस्ट फील्ड में उससे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। दरअसल सिस्टम ने प्रेम के लिए जाल बिछाया था। सिस्टम बहुत शातिर था। अगर आज रेस्टोरेंट बंद रखा तो कस्टमर्स काफी गुस्सा हो जाएंगे, फिर शायद वो वापस यहां खाना खाने ना आए। प्रेम ने मन ही मन सोचा। प्रेम को डर था कि कहीं कस्टमर्स गुस्सा होकर उसकी खिड़की ना तोड़ दें। मैंने तुम्हें मिशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, सिस्टम ने चिढ़कर कहा। तुम्हारे 24 घंटे अब शुरू होते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम ये मिशन कर पाते हो या नहीं। आजकल तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? प्रेम ने पूछा। एक हीरो कैसे बने, सिस्टम ने जवाब दिया। तुम काफी अच्छी एक्टिंग करने लगे हो, तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए, प्रेम ने गुस्से में कहा। प्रेम के दिमाग में काउंटडाउन चलने लगा था, जिसे लेकर वो थोड़ा परेशान हो गया। उसे ज्वलंत बकरी से लड़ाई की टेंशन नहीं थे, वो तो उसे आसानी से पकड़ सकता था। और ना ही उसे कस्टमर्स की कोई चिंता थी। वो तो बस रिया से किए अपने वादे के बारे में सोच रहा था। उसने रिया से कहा था कि आज सुबह ही उसे नई डिश खाने को मिलेगी और वो रिया को डिसअपॉइंट होता नहीं देखना चाहता था। सिस्टम, क्या तुम बटर पनीर मसाला और नान बेचते हो? नर्वस होकर प्रेम ने सिस्टम से पूछा। माफ करना, मैं खाना नहीं बेचता। तो पृथ्वी से मेरे लिए यह डिश ले आओ, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। ये मेरे लिए आसान नहीं है और ये काफी महंगा होगा। कितना महंगा? 50,000 सोने के सिक्के। और नए चाकू और बाकी चीजों के लिए कितने पैसे देने होंगे? प्रेम ने अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा। तुम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रेम के मजे लेते हुए सिस्टम ने कहा। तुम वाकई। प्रेम कुर्सी पर बैठ गया। सिस्टम ने आज उसे धोखा दिया था। अब प्रेम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ खरीद सके। उसके पास ये मिशन पूरा करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची हुई थी। वो नई डिश नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसे रिया को अपसेट नहीं करना था। प्रेम थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसने कहा, क्या मैं अपनी पसंद के इंग्रेडिएंट से एक डिश बना सकता हूं? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो नई डिश बनाने की जबरन कोशिश नहीं करता। तुम तो अभी नौसिखिए हो। तुम अपने मन से ऐसी डिश बनाकर पूरे रेस्टोरेंट का नाम डुबा दोगे और शायद तुम्हारे कस्टमर भी चले जाएं। मैंने नई डिश बनाने के लिए कब कहा? मैं तो बस रिया के लिए कुछ नया बनाना चाहता हूं। प्रेम खड़ा हो गया। उसने अपना एप्रॉन पहना और किचन की तरफ चला गया। मुझे लगता है कि मैं रिया के लिए कुछ तो बना सकता हूं, प्रेम ने मन में बड़बड़ाया। लेकिन प्रेम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बनाए। सुनो मेरी बात, सिस्टम ने कहा। तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी भी रेस्टोरेंट अपग्रेड नहीं करूंगा, प्रेम ने बीच में टोक कर कहा। सिस्टम बिल्कुल चुप हो गया। प्रेम कुछ देर तक सोचने के बाद पोहा बनाने लगा। थोड़ी देर बाद रिया सीढ़ियों से नीचे आ गई और उसने अपने मैजिशियन वाले कपड़े पहन लिए थे। उसके बाल उलझे हुए थे। अच्छी खुशबू आ रही है पापा, आप क्या बना रहे हो? रिया ने एक्साइटेड होकर पूछा। तुम्हारी पसंद का कुछ बना रहा हूं बेटा, बस वहां बैठो, मैं अभी लाया, प्रेम ने स्माइल करके कहा। ठीक है पापा। रिया एक कुर्सी पर बैठ गई और किचन की तरफ बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने लगी। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। प्रेम ने कैसे भी करके एक डिश बना ली थी। उसने पोहे को एक प्लेट में निकाल कर रख दिया। उसके ऊपर उसने थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दी। यह देखकर रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। वो ट्रे की तरफ आगे बढ़ रही थी। ये क्या है पापा? क्या आपने ये मेरे लिए बनाई है? आप इसी डिश की बात कर रहे थे क्या? हाँ, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया है, प्रेम ने रिया को देखकर जवाब दिया। फिर उसने पोहा रिया के सामने टेबल पर रख दिया। भले ही प्रेम अभी नौसिखिया था, लेकिन उसने खुद को इतना काबिल तो बना लिया था
कि वो कोई भी डिश बना सके। भले ही वो परफेक्ट ना हो, लेकिन प्रेम चाहता था कि वो डिश रिया को पसंद आए। जब तक तुम रेस्टोरेंट को अपग्रेड नहीं कर लेते, तुम नई डिश नहीं बना सकते। ये तुम्हारी फर्स्ट वार्निंग है। तीसरी वार्निंग मिलने पर तुम्हारा रेस्टोरेंट एक लेवल नीचे गिरा दिया जाएगा। तुम इससे नीचे क्या करोगे? ये पहले ही लोवेस्ट लेवल पर है, प्रेम ने कहा। बस यही तो तुमसे गलती हो गई। मुझे उम्मीद है तुम्हें अपना घटिया सा घर याद होगा। प्रेम सोचने लगा, मैं फिर से रिया को उस घटिया घर में नहीं रहने दूंगा। हमेशा याद रखना, तुम कुकिंग के बादशाह बनने वाले हो। अपनी चीजों को लेकर थोड़े स्ट्रिक्ट रहो और थोड़ा सब्र किया करो। एक बार में एक कदम चलना ही ठीक रहता है। सिस्टम ने प्यार से कहा। ठीक है। थोड़ी देर बाद प्रेम ने कहा, कहीं ना कहीं सिस्टम सही था। प्रेम को थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। प्रेम ने अभी तक जितनी भी डिशेस बनाई थी वो पूरी ऑथेंटिक थी। अगर प्रेम अभी से कॉम्प्रोमाइज करेगा तो वो कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। अगली डकलिंग पोहे की तरफ देख रही थी। वो अपने पंजों से डिश की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिया के डर के कारण वो प्लेट छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। रिया, अगली डकलिंग को जमीन पर छोड़ दो और जाकर हाथ धो लो, प्रेम ने रिया से कहा। अगली डकलिंग ने भी अपना चेहरा ऊपर किया और खुश होकर चबाने लगी। तभी रिया दौड़कर वापस आ गई। वो बिल्ली के बगल में बैठ गई और प्रेम को देखने लगी और उसने अपना मुंह खोल लिया। मुझे भी खिलाओ ना पापा। रिया की बात सुनते ही बिल्ली दुखी होकर प्रेम को देखने लगी। ये मेरे पापा हैं, रिया ने कहा। अच्छा ठीक है, ये लो, तुम भी खा लो, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। फिर वो रिया को पोहा खिलाने लगा। रिया ने थोड़ा सा ही पोहा खाया था कि उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो काफी अच्छा है, आपने ये डिश काफी अच्छी बनाई है। प्रेम बहुत खुश था कि रिया को ये डिश पसंद आई थी। तुम्हें जितना मन करे तुम उतना खा लो, ठीक है? बच्चों से किए वादे को पूरा करना बहुत जरूरी होता है, वरना उनको बुरी आदतें लग सकती हैं। प्रेम ने बिल्कुल भी पोहा नहीं खाया था क्योंकि रिया और बिल्ली ने सारा पोहा खत्म कर दिया था। उनके एक्सप्रेशंस देखकर समझ आ रहा था कि उन्हें पोहा काफी पसंद आया था। सिस्टम, जब मैं ज्वलंत बकरी को ढूंढने जाऊंगा तो क्या मुझे कोई रिस्क है? प्रेम ने पूछा और टेबल से प्लेट उठा ली। तुम्हारे बचने के 50% चांस हैं। यह सुनकर प्रेम हैरान रह गया और उसके हाथ से प्लेट गिरते गिरते बची। उसने अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा, क्या क्या कहा तुमने? ये तो बस एक ज्वलंत बकरी है, वो मुझे मार नहीं सकती। ज्वलंत बकरी तुम्हें मार नहीं सकती, लेकिन वहां और भी मैजिकल जानवर होंगे जो कि बकरी से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। अरे लेकिन मैं कितना कमजोर हूं, फिर तुमने ये मिशन मुझे क्यों दिया? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ आइटम्स होंगे तो तुम्हारे बचने के चांसेस 99% हो जाएंगे, सिस्टम ने खुश होकर कहा। सिस्टम फिर से प्रेम को कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, समझ में आई बात तुमको? और यहां तक कि मैं तलवार भी नहीं खरीद सकता, प्रेम ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक तलवार उधार दे देता हूँ। इसका किराया बस 10 सोने के सिक्के लगेंगे। अगर तुम इसे 10 दिन के लिए उधार लेते हो तो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी दूंगा। तुम कवच भी खरीद सकते हो, एक ढाल भी खरीद सकते हो और चाहो तो एक मैजिक अटैक भी खरीद सकते हो। मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं रिया को अपने साथ ले जाऊं तो? प्रेम ने कहा। सिस्टम चुप हो गया। तो फिर तुम्हारे बचने के 100% चांसेस हैं। प्रेम को काफी सरप्राइज फील हुआ। क्या सचमुच? रिया तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम वाकई सही कह रहे हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम रिया को अपने साथ लेकर जाओ। रिया को आज स्कूल भी जाना है। कौन सा बाप अपनी बेटी को अपने साथ ऐसी जगह पर लेकर जाता है? प्रेम समझ चुका था कि सिस्टम अपनी चीजें बेचने के लिए ऐसी बातें कर रहा था। उसने प्लेट डिश वॉशर में डाली और स्माइल करते हुए रिया से कहा, क्या तुम आज स्कूल की छुट्टी मनाना चाहोगी? रिया अगली डकलिंग को परेशान कर रही थे। वो प्रेम की तरफ मुड़ी और कंफ्यूज होकर बोली, स्कूल की छुट्टी? प्रेम ने सिर हिलाकर कहा, आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, चलो बकरी पकड़ने चलते हैं। प्रेम दोबारा मरना नहीं चाहता था। रिया के साथ उसके बचने के 100% चांसेस थे, लेकिन बाकी चीजों में उसके बचने के बस 99% चांसेस थे। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। प्रेम अगर मर जाता तो रिया फिर से अकेली हो जाती। प्रेम की बात सुनकर रिया का चेहरा चमक उठा। क्या आप डेयरी प्रोडक्ट से कुछ बनाने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल सही समझा, चलो तो फिर चलते हैं, प्रेम ने कहा। बेटा थोड़ा रुको, मुझे पहले 2 लेटर्स लिखने हैं, एक तो अमित के लिए और एक बाकी कस्टमर्स के लिए। प्रेम एक पेन और पेपर निकालकर लिखने लगा। उसने अमित को बताया कि रिया को आज बुखार आ गया है। क्या अगली डकलिंग हमारे साथ चल सकती है?
रिया ने पूछा। बिल्ली प्रेम की तरफ देखने लगी। सिस्टम, क्या बिल्ली को ले जाने से मरने के चांसेस कम हो जाएंगे? प्रेम ने पूछा। तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे, सिस्टम ने जवाब दिया। प्रेम ने रिया की तरफ स्माइल करके कहा, हाँ क्यों नहीं। प्रेम इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। चलो तो चले। प्रेम ने पानी की एक बोतल रख ली और खाने के लिए कुछ चीजें भी रख ली। फिर उसने अपनी साइकिल बाहर निकाल ली। रेस्टोरेंट के बाहर कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था क्योंकि अभी काफी सुबह थी। उसने दरवाजे पर कस्टमर के लिए लिखा लेटर चिपका दिया जिस पर लिखा था, इंग्रेडिएंट्स लेने बाहर गए हैं, आज हम नई डिश के लिए सामान लेने जा रहे हैं। हमारा रेस्टोरेंट कल खुलेगा तो आपको नई डिश मिल जाएगी। फिर वो ककाओ स्कूल की तरफ गया। वहां रुककर उसने गेट के गार्ड को वही लेटर दिया जो उसने अमित के लिए लिखा था। बाय बूढ़े दादाजी, बाय बूढ़े दानव, रिया ने सीट पर बैठकर हाथ हिलाते हुए कहा। दोनों गार्ड्स ने भी उसको देखकर हाथ हिला दिया। उसके जाने के बाद उन्होंने लेटर की तरफ देखा जिस पर लिखा था, रिया बीमार है। पापा, क्या हम आज गांव के बाहर जा रहे हैं? रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। मैं कभी गांव के बाहर नहीं गई। बाहर क्या? साक्षी ने बताया था कि बाहर बहुत से मैजिकल जानवर रहते हैं और वो काफी डरावने हैं। उसके पापा तो बहुत बड़े एडवेंचरर हैं। जब भी साक्षी के पापा लौटकर आते थे तो वो बहुत सारे जानवर अपने साथ लेकर आते थे। हम पहले अनोखी दुकान में जाएंगे। मुझे देखना है कि हमें वहां ज्वलंत बकरी को पकड़ने का कुछ सामान मिलता है कि नहीं। रिया को एक्साइटेड देखकर प्रेम स्माइल करने लगा। अनोखी चीजों की दुकान ककाओ गांव में एकमात्र ऐसी दुकान थी जहां यह सामान मिलता था। ये पूरे राज्य की सबसे बड़ी दुकान थी और इसमें हर एडवेंचर के लिए चीजें मिल जाती थीं। बहुत से लोग यहां नौकरी के लिए भी आते थे। क्या आज हम एडवेंचरर बन जाएंगे? रिया ने एक्साइटेड होकर पूछा। प्रेम ने स्माइल करके कहा, हाँ चलो पहले देखें कि यहां हमारे लायक कुछ मिलता है या नहीं। आज हम ज्वलंत बकरी को पकड़ने जा रहे हैं। सिस्टम ने प्रेम से कहा था कि उसे ज्वलंत बकरी खुद पकड़नी है, वरना प्रेम ऐसा काम करने के लिए किसी को हायर कर लेता। प्रेम एक नक्शा खरीदने के बारे में सोच रहा था जिसमें ज्वलंत बकरी के बारे में लिखा हो, लेकिन शायद वो काफी महंगा हो सकता था। अनोखी चीजों की दुकान चौराहे के ठीक बाहर थी। प्रेम उसके दरवाजे पर रुका। अगली डकलिंग, तुम यहीं रुकना और हमारी साइकिल का ध्यान रखना, बिल्ली ने कहा। साइकिल पर बैठने के कारण आज फिर से वो कांप रहे थे। प्रेम ने अनोखी चीजों की दुकान की तरफ देखा। यह काफी बड़ी दुकान थी। इसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा थी। इसके बाहर 8 बड़े बड़े खंबे लगे थे और ये दुकान जितने ही ऊंचे थे। अगर 3 आदमी एक खंबे को मिलकर पकड़ने की कोशिश करते तो भी बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते। ऐसा कहा जाता था कि 8 खंबे 8 अलग अलग स्पीशीज के बारे में दिखाते थे। ये यहां सालों से बने हुए थे। इसके ठीक बीचों बीच दुकान में घुसने का दरवाजा था जिसके ठीक ऊपर एक सिंबल लगा हुआ था जिसमें एक पक्षी पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ था। यह ककाओ गांव का सिंबल था। पीस ट्रीटी साइन होने के बाद हर स्पीशीज अपना अलग अलग सिंबल यूज करने लगी थी और इस बात पर फिर से बहस हो सकती थी। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर यह सिंबल बनाया और सभी स्पीशीज ने उसे एक्सेप्ट किया। प्रेम सिंबल देखकर स्माइल करने लगा। इतिहास अपने आप को दोबारा जरूर दोहराता है। उसने रिया का हाथ पकड़ा और दरवाजे के अंदर जाने लगा। दरवाजा काफी ऊंचा था। ककाओ गांव का मेन गेट भी इतना ऊंचा नहीं था। तभी उनके सामने एक जंगली दैत्य गुजर रहा था। वो काफी ऊंचा था और उसकी पीठ पर कुछ सामान था। उसके हर कदम पर जमीन कांप रही थी। कुछ नन्हे पिशाच भी अपनी पीठ पर धनुष टांगकर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सभी लाल रंग की टोपी पहने हुए थे। अरे देख कर चलो बड़े दैत्य, उनके लीडर ने कहा। रिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रेम भी थोड़ा चौंक गया। ये नन्हे पिशाच उस दैत्य के पैर के बराबर थे, लेकिन वो फिर भी काफी कॉन्फिडेंट थे। बॉस, शायद वो हमारी आवाज भी नहीं सुन सकता, एक नन्हे पिशाच ने कहा। क्या हमें लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए बॉस? एक और नन्हे पिशाच ने अपनी तलवार आगे निकालते हुए कहा। जैसे ही वो दैत्य उन तक पहुंचा, नन्हे पिशाचों के लीडर का चेहरा थोड़ा सीरियस दिखने लगा। उसने अपनी तलवार पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी नन्हे पिशाचों ने भी अपनी तलवार बाहर निकाल ली और उन्हें ऊपर कर लिया। अब ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई को रोकी नहीं जा सकती। तभी दैत्य को कुछ महसूस हुआ तो उसने अपना पैर वहीं रोक लिया। उसने नीचे देखा तो उसे नन्हे पिशाच दिखे। उसने अपना सिर खुजलाया और उनसे दूर निकल गया।
बॉस, उसने हमारी इंसल्ट की है, एक नौजवान नन्हे पिशाच ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े करने को तैयार था। नन्हे पिशाचों के लीडर ने अपना हाथ तलवार से हटा लिया। ऐसा लगता है जैसे उसके कान ठीक से काम नहीं करते हैं। उसने धीरे से कहा, चलो चलें, वैसे भी दुकान के आसपास लड़ाई अलाउड नहीं है। अगर किसी ने हमारी शिकायत कर दी तो हमें यहां कभी कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन अरे जाने भी दो, तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत नहीं थी, एक और नन्हे पिशाच ने उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा। नौजवान नन्हे पिशाच ने दैत्य की तरफ देखा, थोड़ा हेजिटेट हुआ और डिप्रेस होकर आगे बढ़ने लगा। प्रेम खड़ा खड़ा स्माइल कर रहा था। ककाओ गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। यहां लोग लड़ाई करने से पहले काफी बार सोचते थे, बेटा चलो चलें। प्रेम और रिया ने फिर से चलना शुरू कर दिया। पापा, अगर ये लड़ते तो कौन जीतता? रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। मुझे लगता है दैत्य जीतता, लेकिन नन्हे पिशाच तो बहुत सारे थे। कभी कभी ताकत क्वांटिटी पर भारी पड़ जाती है, प्रेम ने जवाब दिया। रिया ने सिर हिलाया और वो सोच में पड़ गई। फिर उसने नन्हे पिशाचों को देखा और स्माइल करने लगी। फिर तो ये नन्हे पिशाच काफी बहादुर हैं, क्योंकि ये उस दैत्य के खिलाफ लड़ने खड़े हुए थे, रिया ने कहा। हाँ वाकई, तुम सही कह रही हो, प्रेम ने कहा। वाह, कितनी बड़ी जगह है, रिया ने दुकान के अंदर घुसते ही सरप्राइज होकर कहा और चारों तरफ क्यूरियस होकर देखने लगी। प्रेम भी बिल्डिंग बनाने वालों के स्किल्स को देखकर काफी चौंक गया था। महेंद्र प्रताप भी यहां कई बार आ चुका था। इस जगह में 2 फ्लोर्स थे। ये एक बिजी एयरपोर्ट जैसा दिख रहा था। बहुत सारी मैजिकल स्क्रीन्स पर अलग अलग इंफॉर्मेशंस दी गई थी, जिनमें हर टाइप की जॉब दिख रही थी। डेली लाइफ जॉब, लड़ाई की जॉब, मैजिकल जानवर को ढूंढने की जॉब, सामान ढूंढने की जॉब। इन जॉब को कुछ अलग अलग स्पीशीज के एडवेंचरर स्क्रीन पर देख रहे थे। जब लोग अपना काम ढूंढ लेते थे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता था। डेली लाइफ जॉब बाकी जॉब की तरह इतनी कठिन नहीं थी। इसमें लोग अपने खोए हुए जानवरों को ढूंढते थे, बेबी सिटिंग करते थे और भी कुछ छोटी मोटी चीजें इसमें शामिल थी। प्रेम ने जॉब देखी जहां लिखा था लड़कियों को फूल देना है। इसका इनाम 10 कॉपर के सिक्के था। एक छोटी लड़की ने यह जॉब तुरंत ले ली। प्रेम 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने रुक गया, जिस पर इंग्रेडिएंट्स फाइंडिंग जॉब लिखा हुआ था। बहुत से लोग वहां खड़े हुए थे। इनमें बौने, इंसान, दानव, डीमन सभी थे। इसके लिए कुछ लोग अकेले आए थे और कुछ लोग ग्रुप में, और सभी इन्हीं 2 स्क्रीन्स की तरफ घूर रहे थे। ककाओ गांव के बहुत से रेस्टोरेंट मैजिकल जानवरों से अपनी डिशेस तैयार करते थे, क्योंकि कस्टमर्स की क्यूरियोसिटी बढ़ाने का यह एक अच्छा तरीका था। इस दुनिया के मैजिकल जानवर भी पृथ्वी के जानवरों जैसे ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुके थे। हालांकि इस दुनिया में जानवरों को प्रोटेक्ट करने का कोई भी कानून नहीं था। उन्हें खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता था। इन जानवरों को पकड़ने के इनाम बहुत ज्यादा थे। 3 सिर वाले चीते को पकड़ने का इनाम 10,000 सोने के सिक्के थे। यह चीता 8वें लेवल का मैजिकल जानवर था। इस दुनिया के फूडीज भी काफी अलग थे। प्रेम ने एक अजीब सी जॉब देखी। प्रेम ने अपनी पिछली लाइफ में भी कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। प्रेम का अजीब बैग और उसकी क्यूट सी बेटी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। बहुत से पेरेंट्स यहां अपने बच्चों के साथ आते थे, लेकिन वो डेली लाइफ जॉब के सामने ही खड़े होते थे। इंग्रेडिएंट्स फाइंडिंग जॉब में मैजिकल जानवरों को मारना भी शामिल था, और ये काफी डेंजरस भी था। लेवल 1 का मैजिकल जानवर भी 10 आदमियों को आराम से पछाड़ सकता था। बहुत से जानवरों के हाथ ब्लेड जितने नुकीले होते थे और आराम से किसी भी आदमी का गला चीर सकते थे। इसलिए लोग प्रेम को हथियार के बिना एक बच्चे के साथ देखकर काफी सरप्राइज फील कर रहे थे। बच्चे को ट्रिप पे लेकर जा रहे हो क्या? एक आदमी ने प्रेम से पूछा। वो नहीं चाहता था कि प्रेम अपनी छोटी सी बेटी की लाइफ खतरे में डाले। प्रेम ने स्माइल करके सिर हिलाया। हां, आपने सही समझा। प्रेम को लोगों का घूरना परेशान नहीं कर रहा था। तभी प्रेम को अपने जरूरत की चीज दिख गई। इंग्रेडिएंट्स फाइंडिंग जॉब नंबर 256, एक ज्वलंत बकरी को पकड़ना, इनाम 10 सोने के सिक्के। प्रेम के बगल में खड़े आदमी ने अपनी आईब्रो ऊपर कर ली। ये अपनी बच्ची के साथ इतना खतरनाक काम करने जा रहा है? तुम्हें शायद नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, वहां काफी अच्छा व्यू है और वो थोड़ा सेफ भी है। ककाओ स्कूल के बहुत से बच्चे वहां जाते रहते हैं। तुम ये सब काम बाद में भी कर सकते हो। अपनी बेटी के साथ मजे करो, उस आदमी ने कहा। प्रेम समझ गया था कि यह आदमी उसे वॉर्न करने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू,
मैं उसे बाद में वहां ले जाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम रिसेप्शन पर चला गया। प्रेम ने रिसेप्शनिस्ट को एक लोहे का कार्ड दिया और कहा, इंग्रेडिएंट्स फाइंडिंग जॉब नंबर 256। ये लोहे का कार्ड मेंबरशिप कार्ड जैसा था और इसमें हर एडवेंचरर की डिटेल्स होती थी। खराब तबीयत के कारण महेंद्र प्रताप ने कुछ आसान काम किए थे, लेकिन वो कैसे भी करके लेवल 0 से लेवल 1 का एडवेंचरर बन चुका था। तुम ज्वलंत बकरी को पकड़ने जा रहे हो? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। प्रेम ने सिर हिलाया। हाँ सर, मुझे पता है कि आप लेवल 1 के एडवेंचरर हैं, लेकिन ज्वलंत बकरी काफी डेंजरस और गुस्सैल होती है। क्या आप सच में यह काम करना चाहेंगे? रिसेप्शनिस्ट ने प्रेम को देखकर पूछा और सोचने लगी, इसने बहुत से काम किए हैं, भले ही वो काम हल्के फुल्के हों, लेकिन ये काफी स्ट्रांग दिख रहा है और ये काफी हैंडसम भी है। कितनी अजीब बात है। प्रेम ने सिर हिलाया। प्रेम समझ चुका था कि ये लड़की उसे देख रही है और उसके इंटेंशंस कुछ नहीं है। ठीक है, क्या आपको इस जगह का नक्शा भी चाहिए? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हाँ बिल्कुल, प्रेम ने कहा। प्रेम यहां तक बस नक्शा लेने ही आया था। नक्शा 1 सोने के सिक्के का है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप जिस काम से जा रहे हैं वो जरूर पूरा हो जाए, उस लड़की ने कहा और लोहे का कार्ड प्रेम को दे दिया। थैंक यू। प्रेम ने अपने पैसे चुका दिए और फिर वो नक्शा और अपना कार्ड लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसने ज्वलंत बकरी पकड़ने का काम लिया है? एक आदमी ने प्रेम के जाने के बाद पूछा। हाँ, ज्वलंत बकरी काफी पावरफुल होती है और वो लेवल 1 की मैजिकल जानवर है। एक और आवाज आई। लेवल 1 का योद्धा भी हथियारों के साथ काफी मुश्किल से एक ज्वलंत बकरी को हरा सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह जिंदा बच पाएगा। बेचारी लड़की, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग जिंदा बच जाएं। तीसरी आवाज आई। रिसेप्शनिस्ट भी उनकी सलामती के लिए प्रे कर रही थी। तभी एक लड़के ने रिसेप्शनिस्ट को अपना कार्ड दिया। इंग्रेडिएंट्स फाइंडिंग जॉब नंबर 87, एक भूरे सुअर को पकड़ना, और मैं नक्शा भी खरीदना चाहूंगा। उसने प्रेम और रिया की तरफ देखकर कहा। इस आदमी ने प्रेम को वार्न किया था, लेकिन प्रेम भी बहुत जिद्दी था, इसलिए उसने सोच लिया था कि अगर वो प्रेम से कहीं रास्ते में मिलता है तो उसकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। यह आदमी काफी पुराना शिकारी था। उसने कई ज्वलंत बकरियों को पकड़ा था और यह उसके लिए काफी आसान काम था, लेकिन अभी वो ये काम नहीं करना चाहता था क्योंकि इसका इनाम काफी कम था। पापा, वो लोग क्या कह रहे थे कि हम कभी ज्वलंत बकरी नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसा क्यों? रिया ने प्रेम को देखकर पूछा। प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरा और स्माइल करने लगा। क्योंकि उन्हें नहीं पता है बेटा कि तुम कितनी पावरफुल हो, प्रेम ने कहा। नहीं, उन्हें यह नहीं पता कि आप कितने पावरफुल हो पापा, रिया ने सिर हिलाकर कहा। मुझे परवाह नहीं है कि वो लोग क्या कहते हैं। अगर मैं तुम्हारी नजरों में एक अच्छा पापा हूं तो मेरे लिए काफी है, प्रेम ने खुश होकर कहा। आप बहुत अच्छे हैं पापा। रिया ने अपना हाथ छुड़ाया और साइकिल की तरफ दौड़कर जाने लगी। अगले डकलिंग बास्केट में बैठे बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। सिस्टम, मैं एक दिन के लिए एक तलवार किराए पर लेना चाहता हूं, प्रेम ने धीरे से चलते हुए कहा। इसके 10 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। थैंक यू, सिस्टम ने कहा। ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। जब मैं ककाओ गांव से बाहर निकल जाऊं तब मुझे तुम ये देना। और हाँ, एक दिन के लिए तुम्हें मेरी साइकिल की देखभाल करनी होगी। उसका 1 सोने का सिक्का लगेगा, सिस्टम ने कहा। ठीक है, प्रेम ने सिर हिलाया। भले ही सिस्टम ने कहा था कि अगर प्रेम रिया के साथ जा रहा है तो वो 100% सेफ है, लेकिन प्रेम खुद ये काम करना चाहता था और रिया को प्रोटेक्ट करना चाहता था। प्रेम अब बिल्कुल महेंद्र प्रताप जैसा सोच रहा था। महेंद्र प्रताप एक महान तलवारबाज और शानदार ऑफिसर था। अगर महेंद्र प्रताप के दोस्तों ने उसे धोखा ना दिया होता तो आज वो ऐसी हालत में ना होता। उसके दोस्तों ने मिलकर ही उसका यह हाल बना दिया था, वरना महेंद्र प्रताप के लिए एक ज्वलंत बकरी पकड़ना पाए हाथ का खेल था। उसने अपनी तलवार से न जाने कितने ही राक्षसों को मारा था। प्रेम अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि वो ये काम आसानी से कर सके। महेंद्र प्रताप ने तलवार चलाना अपने पिता से सीखा था और वो 15 साल की उम्र में ही 50 किलो की तलवार चलाने लगा था। प्रेम अभी जितना ताकतवर था इतना तो महेंद्र प्रताप 10 साल की उम्र में था। महेंद्र प्रताप ने जब पहला राक्षस मारा था तो उसे एक गुफा में तलवारबाजी के तरीकों की एक किताब मिली थी। उसने उस किताब को तलवारबाजी के कारनामों का नाम दिया। धीरे धीरे महेंद्र प्रताप इतनी तेज तलवार घुमाने लगा कि लोग उसकी तलवार ध्यान से देख तक नहीं पाते थे। अभी प्रेम इतना ताकतवर नहीं हुआ था कि वो एक छोटी सी तलवार को भी इतना तेज घुमा सके।
अभी तो वो तलवारबाजी के शुरुआती 3 करतब दिखाने लायक भी नहीं था, लेकिन शायद प्रेम एक ज्वलंत बकरी को तो पकड़ ही सकता था।